G6 हिंदी 46 घुड़सवारी। गोभी की धूल राजमार्ग पर फैल गई थी और जिन सड़कों पर लंबे समय से कोई वाहन नहीं गुजरा था वे कुछ हद तक धूसर और धुंधली हो गई थी। ताओ यू उन पर पैर रखने मात्र से पैरों के निशान छोड़ सकता था। शहर की दिशा में राजमार्ग पर चलते हुए सड़क के बीच में कई दुबले पतले लाशें देखी जा सकती थीं। मुट्ठी भर लाशें काफी धीमी गति से राजमार्ग पर घूम रही थीं। 7 महीने तक बिना भोजन के रहने के बाद भी मैं चलने फिरने में सक्षम हूँ, ये कैसा संस्करण है। अपनी पीठ पर असॉल्ट राइफल बांधने और बाएं हाथ से कमर पर MP5 शैली की बंदूक पकड़ने के बाद ताओ यू का दाहिना हाथ पहले से ही टेढ़े मेढ़े चाकू को पकड़ रहा था। जैसे ही वह करीब आया, मुरझाए हुए लाशों में से एक ने ताओ यू को देख लिया, हवा सूंघते हुए उसकी दिशा में बढ़ रहा था। गंध। ताओ यू ने अपनी भौं उठाए और अपने पास खड़ी लावारिस कार पर टेढ़े मेढ़े चाकू से हल्के से वार किया, जिससे खनखनाहट हुई। अगले ही पल आसपास के कई ज़ॉम्बी आवाज की ओर दौड़ पड़े। उनकी रफ्तार आम इंसानों की चाल से ज्यादा तेज थी, लेकिन जॉगन से धीमी। पुश टिल्डर। हाथ की तेज गति से ब्लेड गिर गया और सबसे पहले जो ज़ॉम्बी पास आया उसका सिर बिना किसी परेशानी के काट दिया गया। इस बीच ताओ यू इत्मीनान से क्रेन की तरह कदमों से ज़ॉम्बी के बीच से गुजरा और उन सभी का ख्याल रखते हुए आगे बढ़ा। NOWELL-BE-IN.CO 5 फॉर्म मुक्केबाजी में केवल अभ्यास ही नहीं था, कुछ फॉर्मों की चाल और तकनीकें जब विभाजित की गईं तो बहुत व्यावहारिक भी थीं। ये नंगे हाथों से चिपके रहने के बारे में नहीं था। बेसिक ब्लेड मॉडिफाइड लव 2 के साथ एक बार बल लगाने की तकनीकें आ गईं, तो महारत और एकीकरण स्वाभाविक रूप से आ गया। कलाई का एक झटका ही आसानी से पूरी शक्ति निकालने के लिए पर्याप्त था। प्लाज्मा अर्ध जमा हुआ था, इसलिए अधिक रक्तस्राव नहीं हुआ। ताओ यू ने अपने टेढ़े मेढ़े चाकू की ओर देखा। हालांकि उसने एक ज़ॉम्बी का सिर काटा था, लेकिन उस पर सिर्फ एक छोटा सा निशान रह गया था, मानो हड्डियां सामान्य से ज्यादा नाजुक हों। उन्हें यकीन नहीं था कि यह मौसम की मार या वायरस के कारण हुआ। ज़ॉम्बी की लाश के पास जाकर ताओ यू नीचे झुक गया और युआन फोर्स के संघनित होने का इंतजार करने लगा। फिर से दांत, और यह एक दाढ़ है। उसने हार मानते हुए चाकू की नोक से जमीन पर थपथपाया, मानो वह अपना अक्ल वाला दांत निकाल रहा हो। ब्लेड के सपाट हिस्से पर एक थप्पड़ और अपनी आंतरिक शक्ति को चैनल करने के लिए एक हल्का सा झटका देकर ज़ॉम्बी के सड़े हुए दांत को खटखटाया गया। उसके बाद युआन फोर्स दांत को हटा दिया गया। उसने अन्य लाशों को उसी तरह संसाधित किया और उनका सार अवशोषित किया। बढ़िया युआन बल की एक इकाई से भी कम, और इसमें कुछ मिनट अव्यवस्थित जानकारी थी जिसमें कौशल का कोई संकेत नहीं था। ये निश्चित है, दांत निकालने में समय बर्बाद करना उचित नहीं है। ताओ यू ने सूंघ कर देखा। शायद जल्दी सूखने की वजह से उन्हें मारते समय निकलने वाली बदबू के अलावा कुल मिलाकर गंध उसकी अपेक्षा से कुछ बेहतर थी। आउटसाइडर सिटी के कठोर वातावरण को सहन करने के कारण वह आसानी से उसमें ढल गया। शुरुआत में अजगरों और एलियंस का सामना करने के बाद अब उसकी ताकत बढ़ गई थी और ज़ॉम्बी से उसे कोई खतरा नहीं था। हालांकि ऐसा इसलिए है क्योंकि शहर के बाहर इनकी संख्या कम है, लेकिन अंदर तो काफी अव्यवस्था होगी। ज़ॉम्बीज के बारे में सबसे अधिक परेशानी वाली बात हमेशा उनकी संख्या रही है। खनक खनक टिल्डर। टक्कर की आवाज गूंज उठी। ताओ यू ने एक लाश को देखा जो एक खाली पड़े पिकअप ट्रक के अंदर सीट बेल्ट से बंधी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि वह बाहर के शोर के कारण बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रही थी और दुबली पतली दिख रही थी, जाहिर तौर पर खुद को छुड़ाने में असमर्थ थी। ताओ यू को इस बात की परवाह नहीं थी, इसलिए वह आगे बढ़ता रहा। उसने मैदान पर अपनी सुविधाजनक जगह से आगे एक पलटी हुई मोटरसाइकिल देखी थी। सड़क की स्थिति को देखते हुए दो पहियों पर चलना अधिक सुविधाजनक था। गिरी हुई भारी भरकम मोटरसाइकिल के पास पहुंचकर ताओ यू ने उसे उठाया। ब्रांड अपरिचित था, लोगो दुर्लभ था, लेकिन नीचे अंग्रेजी अक्षरों में कावासाकी लिखा हुआ था। एक प्रयास के बाद सफल स्टार्ट के बाद इंजन ने जोरदार शुरुआत की। ईंधन गेज की जांच करने पर पता चला कि टैंक में आधे से अधिक ईंधन बचा हुआ था, जो पर्याप्त होना चाहिए। ताओ यू मोटरसाइकिल नहीं चलाता था, लेकिन उसने पहले भी मोटरसाइकिल चलाई थी। अपनी वर्तमान शारीरिक स्थिति के आधार पर कुशल बनना आसान था। थोड़ी देर अभ्यस्त होने के बाद उसने गति बढ़ा दी और तुरंत गाड़ी तेज कर दी। मोटरसाइकिल की गर्जना ने पास खड़े ज़ॉम्बी का ध्यान खींचा, लेकिन जब तक वे कुछ प्रतिक्रिया करते, ताओ यू सुनसान वाहनों के बीच से शहर की ओर भाग रहा था।
शोर थोड़ा तेज है, मुझे अभी भी इलेक्ट्रिक की जरूरत है, लेकिन बिजली का एहसास सचमुच उत्साहवर्धक है। ताओ यू को समझ आ गया कि वहां घोस्ट राइडर्स क्यों थे। जैसे जैसे गति बढ़ती गई, ये वास्तव में रोमांचकारी था। अब उसका शरीर मानवीय सीमाओं से आगे निकल गया था, तथापि पूरी गति से दौड़ने के बावजूद वह बाइक से आसानी से पीछे रह गया, केवल गति को थोड़ा मोड़ने से। अप्रत्याशित रूप से जब वह बाइक पर यातायात को चीरते हुए शहर के पास पहुंचा, तो एक स्किल और धीरे धीरे सामने आया। राइडिंग स्तर 1, मोटरसाइकिल चलाने की क्षमता। ताओ यू को जो बात अजीब लगी वही ये थी कि इस मुफ्त में दी गई सहायक योग्यता को बढ़ाने के लिए भी 100 युआन बल अंकों की आवश्यकता थी। यद्यपि क्यूई रिप्लेनिशिंग पिल्स खरीदने के बाद केवल 300 युआन बल अंक ही बचे थे, फिर भी ताओ यू ने आगे बढ़कर वृद्धि पूरी कर ली। घुड़सवारी संशोधित स्तर 1, ये सवारी के प्रति आपकी अनुकूलन क्षमता को बेहतर बनाता है। जब आप किसी भी सवारी की लगाम थामते हैं, तो आप सहज रूप से जान जाते हैं कि उसे कैसे नियंत्रित करना है, तथा किसी भी पालतू पशु जैसी सवारी के साथ अपने इरादों को समन्वित करने में सक्षम हो जाते हैं। इस बीच ताओ यू को भी अपने नीचे मोटरसाइकिल से एक अलग अनुभूति महसूस हुई, जैसे कि उसे नियंत्रित करना उसके अपने हाथों और पैरों को हिलाने जितना आसान हो गया हो, जैसे कि यह उसके शरीर का ही एक विस्तार हो। जब तक ये भौतिकी के नियमों का उल्लंघन नहीं करता, तब तक ऐसा लगता था कि वह बाइक को नियंत्रित करके कुछ भी कर सकता है। यार, यह कोई साधारण राइडिंग स्किल नहीं थी। वे 100 अंक अच्छी तरह से खर्च किए गए। जैसे ही ताओ यू की इच्छा बदली, कौशल का नाम भी बदल गया, जो सीधे घुड़सवारी बन गया। ओह स्नैप टिल्डर! उत्साह से चिल्लाने के बाद ताओ यू ने आगे का पहिया उठा लिया और पूरी तरह से पीछे के पहिए पर संतुलन बनाते हुए एक लापरवाह सवार होने का आनंद लेने लगा। फिर अपनी उत्कृष्ट शारीरिक फिटनेस का फायदा उठाते हुए उसने जबरदस्ती मोटरसाइकिल को खींचकर एक कार के ऊपर चढ़ा दिया। यह अविश्वसनीय रूप से चिकना था। सड़क पर खड़ी लावारिस कारें महज स्टील जैसी लग रही थीं, जिनके साथ ताओ यू कभी कभी खेलते हुए गुजरता था। यह माउंट उसे निश्चित रूप से एक की जरूरत थी। ताओ यू ने यहाँ तक सोचा कि वह घास के मैदानों में जाकर एक एलियन को पकड़ ले और देखे कि क्या वह सवारी के रूप में काम आ सकता है। लेकिन फिर उसने सोचा, हालांकि वह शारीरिक रूप से मजबूत था और मानवीय सीमाओं को पार कर चुका था, और एलियन अपेक्षाकृत पतला दिखता था। ऐसे युआन बल प्राणियों की ताकत स्वाभाविक रूप से मनुष्यों की तुलना में कहीं अधिक थी। हिंसा के माध्यम से किसी को वश में करना असंभव प्रतीत होता था, जीवित रहना तो दूर की बात थी। इसके अलावा एलियंस आमतौर पर समूहों में चलते हैं और उसके पास बचने के लिए पर्याप्त युआन बल नहीं बचा था, इसलिए उसने फिलहाल जोखिम न लेने और विचार करने से पहले अधिक पैसे बचाने का फैसला किया। सबसे अच्छा होगा कि मैं कोई घोड़ा या कुछ और ढूंढ लूं, देखूं कि क्या मैं घुड़सवारी के साथ साथ उसे नियंत्रित करने की कोई तकनीक विकसित कर सकता हूं। यद्यपि ताओ यू अपने नए खिलौने में मग्न था, फिर भी वह शहर में लापरवाही से नहीं घुसा। यदि वह ज़ॉम्बी की भीड़ से घिर जाए, तो वर्तमान ताओ यू भी केवल छाया में भागने पर विचार करेगा, और यदि भीड़ बहुत बड़ी हो तो उसके पास बाहर निकलने के लिए सहनशक्ति नहीं होगी। ये घटिया, घिनौने ज़ॉम्बी, इन पर समय बर्बाद करने के बजाय अगर हो सके तो इनसे बचना ही बेहतर है। अपनी मौज मस्ती से भरपूर होने के बाद ताओ यू ने मोटरसाइकिल की गति धीमी कर दी और गर्जना की आवाज काफी कम हो गई। फिर भी जब वह खेल खेल में मोटरसाइकिल को पिकअप ट्रक की छत पर चढ़ा रहा था, तो उसने देखा कि एक ज़ॉम्बी गिरोह शहर से धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था, जो स्पष्ट रूप से पिछली आवाज से जाग गया था। एक विशाल अंधकार में पिंड संख्या चौंकाने वाली बड़ी थी। दांतों को उठाना बहुत ही कष्टकारी है, अन्यथा आग का प्रयोग करना एक अच्छा विचार लगता है। ताओ यू ने ज़ॉम्बी की भीड़ को ठंडे दिमाग से देखा, जबकि उसकी गहरी नजर ने ये भी देखा कि कोई व्यक्ति सड़क के अंत में पर्दे के पीछे से झांक रहा था। ये संभवतः एक इंसान था, इसके अलावा एक बुद्धिमान ज़ॉम्बी के पैदा होने की संभावना भी थी। यह अभी स्पष्ट नहीं था कि यह कोई पायनियर था या विश्वखंड का मूल निवासी था। फिर भी बेहतर होगा कि कोई समाचार पत्र हो या किसी मूल निवासी से पूछा जाए। यदि उन्हें स्थानीय लोगों से प्रारंभिक प्रकोप के बारे में पर्याप्त जानकारी मिल जाए, तो वे ये पुष्टि करने में सक्षम हो सकते हैं कि यह जैव रासायनिक संकट था या नहीं। यदि यह जैव रासायनिक रूप से संबंधित न होता, तो एक सामान्य ज़ॉम्बी दुनिया वास्तव में काफी बंजर होती। ताओ यू ने लापरवाही से मोटरसाइकिल को पिकअप के ऊपर पार्क किया और चाबी निकाल ली, फिर राजमार्ग से कूदकर तिरछे रास्ते से शहर में घुस गया।
कोई ऐतिहासिक स्थल न होने के कारण यह संभवतः कोई प्रसिद्ध शहर नहीं है तथा 7 महीने बीत चुके हैं, इसलिए इस पर बमबारी होने की संभावना नहीं है। ज़ोंबी दुनिया में सबसे बड़ा खतरा वास्तव में कीटाणुशोधन से उत्पन्न हो सकता है, लेकिन ये दुनिया अभी सुरक्षित लग रही थी। ज़ॉम्बी की भीड़ को धीरे धीरे शोर के स्रोत की ओर हाईवे पर बढ़ते हुए देखकर ताओयुक, जो बिना किसी परेशानी के उनके पास से चला गया, उसने अपने ब्लेड से कुछ आवारा ज़ॉम्बी को गिराने की भी जहमत नहीं उठाई। कोई भी टूट फूट अभी भी नुकसान थी और घूमना आसान था। यदि जागृति दिवस पर किसी साधारण व्यक्ति को यहाँ गिराया जाए तो जोखिम कम नहीं होगा, क्योंकि गिरने वाले क्षेत्रों की यादृच्छिक सीमा को देखते हुए कुछ लोग सचमुच बदकिस्मत हो सकते हैं। वर्षावन में अजगर थे और अब एलियंस, हालांकि वे अपेक्षाकृत कम थे। कुछ शहर के अंदर लाशों के बीच छोड़ दिया जाना नए लोगों के लिए काफी असुविधाजनक होगा, जिन्हें 15 दिनों तक वहां रहना था। दूसरी ओर, यदि इस स्थान को चुनने वाला दूसरा व्यक्ति होता तो यह अपेक्षाकृत सुरक्षित होता, नई दुनिया के बाद दूसरे स्थान पर जहां केवल गर्म रहने की आवश्यकता होती। ताओ यू ने एक ज़ोंबी को किनारे कर दिया। संयोग से उसे ठोकर मार दी, जिससे वह दुबला प्राणी मुंह के बल गिर गया, जबकि उसके दिमाग में कई विचार कौंध गए। इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में पायनियर्स ने प्रवेश किया होगा तथा रिपोर्टों में जिस प्रकार से खुफिया जानकारी दी गई है, उसके अनुसार उनमें से कुछ ने इस शहर में भी प्रवेश किया होगा। वापस आने से पहले उन्होंने आधे महीने तक कौशल सीखा था और कुछ अधिक साहसी लोगों ने, या जो जागृति दिवस पर यहाँ उठे थे, उन्होंने पहले से ही गहन अध्ययन शुरू कर दिया होगा। लेकिन आउटसाइडर्स की सामान्य क्षमताओं पर विचार करते हुए ज़ॉम्बी से भरे शहर में प्रवेश करना आत्मसंरक्षण, मानचित्रण और संसाधनों की खोज के लिए पर्याप्त था और कोई भी महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया उत्पन्न करना कठिन था। साधारण बाहरी लोगों की तो बात ही छोड़िए, ताओयू को भी कोई वास्तविक लहर पैदा करना मुश्किल लगा, क्योंकि वहां बहुत अधिक लाशें थीं। उसकी शक्तिशाली धारें सिर काटने के लिए बहुत अच्छी थीं, लेकिन उसकी सहनशक्ति में वास्तव में कमी थी। जहां तक इनर सिटी के लोगों का सवाल है, कौन जानता है कि उनमें से कितने लोग यहां मिशन पुरस्कारों में रुचि लेंगे। 47 योजना से कुछ विचलन। गंध की भावना मुख्य रूप से नजदीकी सीमा पर लक्ष्य को पकड़ने के लिए जिम्मेदार है, जबकि दूर के लक्ष्यों का पता लगाने के लिए सुनने की शक्ति पर निर्भर किया जाता है। दृष्टि शायद गंभीर निकट दृष्टि दोष के समान है, जो शिकार की प्रक्रिया में गंध की भावना की सहायता करती है। ताओ यू कई लाशों को पार करते हुए शहर के बाहरी इलाके में एक शराब लाल इमारत के पास पहुंचा। यह इमारत लगभग 6 या 7 मंजिला थी, जिसके दोनों ओर अग्नि से बचने के लिए धातु की सीढ़ियां और रेलिंग लगी हुई थी तथा नीचे कूड़ेदानों में सड़ांध भरी हुई थी। ताओ यू ने ऊपर देखा तो तीसरी मंजिल के रास्ते की धातु की रेलिंग में एक ज़ॉम्बी फंसा हुआ था, हालांकि उस समय वहां केवल वही दिखाई दे रहा था। अपने पैरों से जोरदार धक्का पाकर वह उछली, हुक लगाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया और आसानी से आग से बचने वाली रेलिंग पर कूद पड़ी। धातु की चरमराहट की आवाज ने तीसरी मंजिल पर मौजूद ज़ॉम्बी का ध्यान खींचा, लेकिन इससे पहले कि वह कोई प्रतिक्रिया कर पाता, ताओ यू ने उसे सीढ़ियों से नीचे गिरा दिया। फिर वह तेजी से इमारत की छत पर पहुंच गई। छत पर एक शव पड़ा था और करीब से देखने पर उसके सिर पर गोली का गहरा घाव दिखाई दे रहा था। हालांकि हवा के कारण वह लगभग ममीकृत हो गया था, जिससे मक्खियां भी वहां नहीं आ रही थीं। ये बहुत पहले की बात होगी। मुझे पहले उस जगह की जांच करनी चाहिए जहां पर पर्दा फड़फड़ा रहा है। बात करने के लिए किसी स्थानीय व्यक्ति को ढूंढना सबसे अच्छा होगा। यदि यह खंडित स्वदेशी व्यक्ति नहीं होता तो बुद्धिमान ज़ोंबी या पायनियर्स भी स्वीकार्य होते। पायनियर्स के साथ कुछ सूचनाओं का आदान प्रदान करना भी संभव होगा। इन इमारतों के बीच की दूरी और अंतराल का अनुमान लगाने के बाद ताओ यू तेजी से भाग गया। उसकी दुर्जय शारीरिक क्षमताओं के साथ साथ 5 फॉर्म बॉक्सिंग की विध्वंसकारी क्रियाओं ने उसे अत्यधिक संकुचित स्प्रिंट में बदल दिया। आसानी से एक बैग उठाकर वह इमारतों के बीच की गलियों को पार करती हुई विपरीत दिशा में उतरी। एक बार जब उसे इसकी आदत हो गई तो वह लगातार तेजी से चलने लगी, मानो वह पाका का अभ्यास कर रही हो। साधारण इमारतों के बीच की गलियों में कोई बाधा नहीं थी और रास्ते में जो भी लाशें उसके सामने आती, उन्हें वह बस अपने उठे हुए हाथ से दूर कर देती थी। पंचर रोधी दस्ताने पहने उसकी हथेली भालू के पंजे की तरह प्रहार करती थी और लाशों को चितले की गुड़िया की तरह एक तरफ फेंक देती थी। दौड़ना, कूदना, फिसलना, लुढ़कना, अपनी पीठ पर 50 किलोग्राम का सामान होने के बावजूद ताओ यू ने अनुभवी पाकोर खिलाड़ियों की तुलना में कहीं अधिक चपलता दिखाई। एड्स बाय पब फ्यूचर। 7वीं मंजिल, दाहिनी ओर सामने।
जैसे ही ताओ यू छतों पर तेजी से आगे बढ़ी, उसने अपने कानों पर तेज हवाओं को महसूस किया। वह बीच बीच में उन इमारतों को देख रही थी जिन्हें उसने पहले से याद कर रखा था। अपनी पूरी यात्रा के दौरान खिड़की पर खड़ा कोई व्यक्ति बीच बीच में सड़क पर नजर रखता रहा, लेकिन छतों पर ताओ यू को नोटिस करने में विफल रहा। इससे कम से कम इनर सिटी पायनियर्स की संभावना समाप्त हो जाती है। छतों पर अपनी हरकतों की तुलना जोस और विनो की क्षमताओं से करते हुए ताओ यू ने तुरंत निर्णय लिया। भले ही वह इमारतों के ऊपर घूम रही थी, लेकिन अगर वे इनर सिटी से आए नए लोग थे तो उन्हें उसे आसानी से पहचान लेना चाहिए था। यद्यपि पहले आंतरिक शहर के निवासियों को यहाँ की लूट में कोई रुचि नहीं थी, फिर भी उन्हें समाप्त करने की संभावना ने नियंत्रण क्षमता को बढ़ाया। यहाँ तक कि अब भी जोस और विनो की पूर्व क्षमताओं की तुलना में उनमें प्रत्यक्ष टकराव के लिए अभी भी ताकत की कमी है। चुप टिल्डा। उसके सामरिक जूतों के घर्षण से सतह पर फिसलन हुई और ताओ यू अचानक छत के किनारे पर रुक गया। उसके सामने अब वे गलियां नहीं थी जिनसे होकर वह गुजर रही थी, बल्कि एक 4 लेन वाली सड़क थी जो उस सड़क के साथ ही चौराहा बना रही थी जिससे वह आई थी। जिस कमरे में ताओ यू ने किसी की उपस्थिति की पुष्टि की थी वह हाईवे के तिरछे पार एक होटल में था। जैसे ही ताओ यू छत के किनारे पर पहुंची और खुद को पूरी तरह से उजागर किया, पर्दे के पीछे से झांक रही छाया ने अंततः उसे देख लिया। ताओ यू ने क्षण भर के लिए छाया में खड़ी आकृति को अपनी नजरों से देखा, जिससे वे घबराकर जल्दी से खिड़की से बाहर चले गए। कुछ ही देर बाद ऐसा लगा कि एक और व्यक्ति खिड़की पर आया, पर्दा खोला और ताओ यू की नजरों से मिला। वह एक मांसल टैटू वाला गंजा आदमी था। उस समय ताओ यू एक सामरिक हेलमेट के साथ एक पूर्ण सामरिक सूट पहने हुए थी, उसके कंधों पर बैकपैक लटका हुआ था और वह पूरी तरह से हथियारों से लैस थी। केवल दिखावे के आधार पर वह काफी प्रभावशाली थी और उसे देखते ही उस आदमी ने पर्दा पूरी तरह से खोल दिया और फिर कई हाथों के इशारे किए। हालांकि ताओ यू उसकी अमूर्त मुद्राओं को समझ नहीं सका। जब उन्हें एहसास हुआ कि वे आपस में बातचीत नहीं कर सकते, तो उस मोटे आदमी ने ऊपर की ओर इशारा किया, फिर अपनी उंगली होठों पर रखी, जिससे चुप रहने का सार्वभौमिक इशारा किया गया, और फिर वह खिड़की से दूर चला गया। इस बार ताओ यू को कमोबेश समझ आ गया कि वह क्या कहना चाहता था। वह संभवतः छत पर आने की तैयारी कर रहा था और उसे चुप रहने के लिए कह रहा था। एड्स बाय पब फ्यूचर। सचमुच कुछ ही देर में 3 आकृतियां छत पर आ गईं। यद्यपि प्रत्येक की पोशाक अलग अलग थी, फिर भी ताओ यू पूरे विश्वास के साथ यह आकलन कर सकता था कि वे आउटस्कर्ट्स पायनियर्स होने की संभावना नहीं रखते थे। ऐसा नहीं था कि सरहद से आए पायनियर्स के पास अच्छे कपड़े नहीं थे, लेकिन अधिकांश समय वे अपने बैग और सामान से चिपके रहते थे तथा जो कुछ भी उनके पास होता था उसे बेतरतीब ढंग से जोड़कर पहने हुए दिखते थे। ऐसी आभा को पहचानना आसान था। जो 3 व्यक्ति आए उनमें एक गंजा मांसल श्वेत व्यक्ति, एक लंबा काला व्यक्ति, एक के पास बंदूक और दूसरे के पास पिस्तौल थी, और ऐसा लग रहा था कि वे अपनी पीठ पर एक क्रॉसबो भी रखे हुए थे। लेकिन सबसे असामान्य बात यह थी कि उनका नेतृत्व करने वाला व्यक्ति एक एशियाई व्यक्ति था जिसके चेहरे पर चोट का निशान था और नाक बड़ी थी, जो तीनों का नेता लग रहा था। महत्वपूर्ण बात यह थी कि ताओ यू की दृष्टि इतनी स्पष्ट थी कि वह इस दूरी से एशियाई व्यक्ति का चेहरा पहचान सका, जो आश्चर्यजनक रूप से उसे बहुत परिचित लगा। क्या चल रहा है? फर्नीचर की दुकान वाले बड़ी नाक वाले अंकल ड्रैगन। क्या उन्होंने किसी ज़ॉम्बी फिल्म में अभिनय किया था? यद्यपि एशियाई व्यक्ति के चेहरे पर गहरा निशान था जिससे वह कुछ क्रूर लग रहा था, फिर भी निस्संदेह वह बड़ी नाक वाला अंकल ड्रैगन ही था। ये पहली बार था जब ताओ यू की मुलाकात एबिस खंड में किसी स्थानीय व्यक्ति से हुई थी, और उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि उसकी पहली मुलाकात इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति से होगी। बड़ी नाक वाले अंकल ड्रैगन को देखने के बाद ताओ यू के दिल में एक अशुभ पूर्वाभास हुआ। ये दुनिया सिर्फ एक साधारण ज़ॉम्बी दुनिया नहीं है। इस आदमी ने निश्चित रूप से किसी ज़ॉम्बी फिल्म में अभिनय नहीं किया है। एक एलियन द्वारा परजीवी बनाए गए अजगर के बारे में सोचते हुए ताओ यू ने भी अपने मन में कुछ अनुमान लगाए। अब तक छत पर मौजूद 3 लोग भी एक छोटी सी गली को पार कर ताओ यू के राजमार्ग के सामने वाली छत पर उतर चुके थे, जिसके बाद अंकल ड्रैगन के चेहरे वाला एशियाई व्यक्ति ताओ यू की ओर हाथ हिलाकर उसे पीछे हटने का संकेत देता रहा। ताओ यू ने तब देखा कि लंबा काला आदमी उसके पीछे से एक क्रॉसबो बोल्ट खींच रहा था, जो एक रस्सी से बंधा हुआ था, जिससे उसे इसका अर्थ स्पष्ट हो गया। नीचे सड़क पर नजर डालने पर पता चला कि वहां लाशों की घनी आबादी नहीं थी, साथ ही सड़क और फुटपाथ की चौड़ाई भी 20 मीटर से अधिक थी। एड्स बाय पब फ्यूचर।
ताओ यू को वास्तव में लगा कि सीधे नीचे जाना और स्वयं ऊपर चढ़ना अधिक तेज होगा, लेकिन कुछ सोच विचार के बाद उन्होंने ऐसा न करने का निर्णय लिया। हम टिल्डर क्रॉसबो का निशाना छत पर लगे पानी के टैंक को भेदता हुआ निकल गया। सामने की ओर खड़े गंजे टैटू वाले श्वेत व्यक्ति ने भी ताओ यू की ओर खींचने का इशारा किया। ताओ यू जांच करने के लिए गया और देखा कि गांठ बहुत कसी हुई नहीं थी। उसने बस तीर को बाहर निकाला और रस्सी को पानी की टंकी के फ्रेम के चारों ओर एक ऐसे जोड़ में बांध दिया जो ट्रेलर की कुंडी जैसा दिखता था। फिर उसे कस दिया और दूसरों को अपनी तरफ से खींचने का संकेत दिया। जल्द ही रस्सी तनी हुई थी और दूसरी तरफ भी उसे बांध दिया गया था। बिना किसी हिचकिचाहट के ताओ यू ने रस्सी को दोनों हाथों से पकड़ लिया और तेजी से अपनी पकड़ बदलते हुए आगे बढ़ने लगा। हालांकि नदी पार करते समय ताओ यू दूसरी तरफ के प्रति सतर्क रहा। अधिकांश समय अंकल ड्रैगन के चरित्र न्याय से दृढ़ता से जुड़े होते थे, लेकिन ताओ यू अपनी सुरक्षा को पूरी तरह से दूसरों पर नहीं छोड़ता था। अब ध्यान केंद्रित होने पर यदि विपरीत पक्ष ने भी अचानक गोली चलाने का निर्णय लिया, तो वह चाल चलने के लिए बुलेट टाइम पर भरोसा कर सकता था। यदि वह इस ऊंचाई से गिरता तो अपना बैग बाहर फेंककर वह अपनी गति को समायोजित कर सकता था तथा कार की छत पर गिर सकता था। जैसे ही ताओ यू विपरीत दिशा में पहुंचा, उसने जिन चीजों की उम्मीद की थी वे घटित नहीं हुई। बात बस इतनी सी थी कि लंबा काला आदमी और गंजा सफेद आदमी दोनों ही सावधान भाव से अपनी बंदूकें थामे हुए थे। ताओ यू के सशस्त्र स्वरूप और रस्सी के सहारे आसानी से पार जाने में उसके द्वारा प्रदर्शित शक्ति को देखते हुए ये समझा जा सकता था कि वे सतर्क होंगे। इस सर्वनाशकारी दुनिया में कभी कभी मनुष्य ज़ॉम्बी से भी अधिक डरावने होते हैं। नमस्ते, मेरा नाम जैक है। मैं वर्तमान में इस उत्तरजीवी बेस का नेता हूँ। दोस्त, आपका गियर काफी प्रभावशाली है। आपने इसे कहाँ से प्राप्त किया? अंकल ड्रैगन ने अंग्रेजी में परिचय दिया, एक प्रश्न पूछा, और जैसे ही उन्होंने बात की उनके चेहरे पर निशान मुड़ गया, जिससे वे कुछ हद तक भयंकर दिखने लगे। जैक। ताओ यू को याद नहीं था कि यह नाम कितना आकर्षक था, शायद किसी हॉलीवुड फिल्म से लिया गया था। चेन जियाजू जैसे नामों की तुलना में यह नाम कुछ अपरिचित सा लगा, लेकिन उन्होंने तुरंत ही धारा प्रवाह अंग्रेजी में जवाब दिया, मैं दक्षिण से आया हूँ। यहाँ वास्तव में स्थिति क्या है? ताओ यू को यह नहीं पता था कि उनका पाइनियर्स के साथ संपर्क हुआ था या नहीं, लेकिन रेडियो सूचना के आधार पर यह स्पष्ट था कि इस क्षेत्र को दक्षिण में घास के मैदानों और वर्षावनों के बारे में पता चल गया था। पाइनियर्स को वास्तव में टुकड़ों के भीतर स्थानीय लोगों से रहस्य रखने के बारे में कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन अधिकांश समय वे अपनी जानकारी का लाभ अधिकतम करने की कोशिश करते थे। 48 द्वेष। दक्षिण। अंकल लॉन का चेहरा पहने जैक को थोड़ा आश्चर्य हुआ। जहां तक ताओ यू की अंग्रेजी और ध्यान देने योग्य उच्चारण की बात है, तो यह उसे बिल्कुल भी अजीब नहीं लगा। इस क्षेत्र में कई लोगों का उच्चारण भारी था। ऐसा लगता है कि दक्षिण में कुछ हुआ है, एक मैदान और वर्षावन उभर आए हैं। इस समय गंजा आदमी भी थोड़ा हैरान लग रहा था। छत के ऊपर अपने दूरबीन का उपयोग करके वो लगभग वहां की असामान्यता को समझ सकता था, लेकिन ज़ॉम्बी के कारण किसी में भी जाकर इसकी जांच करने की ऊर्जा नहीं थी। मैं टॉमी हूँ, भूतपूर्व मरीन कॉर्प्स। गंजे आदमी ने ताओ यू की ओर हाथ बढ़ाया और उससे मजबूती से हाथ मिलाया। भाई, आपके उपकरण और क्षमताएं बहुत प्रभावशाली हैं और आपकी वह बंदूक भी बुरी नहीं है। एक क्रॉसबो और एक बंदूक लिए हुए वह लंबा काला आदमी थोड़ा चुप और मितभाषी लग रहा था। झांग वेई। ताओ यू ने अचानक एक नाम बोल दिया। आप भी चीनी मूल के हैं। क्या आप हमें दक्षिण की स्थिति के बारे में बता सकते हैं? अब आपकी क्या योजना है हमारी बस्ती में शामिल होने की? या जैक ने पूछने का अवसर लिया। दक्षिण जटिल है, वहां ज़ॉम्बी से भी ज्यादा डरावने जीव हैं। मैं वहां जाने की सलाह नहीं देता। मैं ज़ॉम्बी के बारे में कुछ जानकारी की जांच करना चाहता हूं और शायद थोड़ी देर यहां रहने के बाद चला जाऊंगा। ताओ यू ने सामान्य लड़ाकू पोशाक पहन रखी थी, उस पर किसी भी संबद्धता चिन्ह का अभाव था, लेकिन उसे विशेष दर्जे के सदस्यों के साथ जोड़ना आसान था। ज़ॉम्बी सूचना की जांच करने की उनकी बात कुछ हद तक अचानक थी, लेकिन अस्वीकार्य नहीं थी। फिर भी किसी व्यक्ति द्वारा अकेले ही ऐसा कार्य करने का साहस करना कुछ हद तक उल्लेखनीय बात थी। ज़ॉम्बी से भी ज्यादा भयानक। जैक ने भौहें सिकोड़ी, उसकी बड़ी नाक और अधिक स्पष्ट हो गई तथा उसके चेहरे पर निशान हिल गया। ज़ॉम्बी कोई बड़ी समस्या नहीं है, मुख्यतः उनकी संख्या ही समस्या है। गंजे आदमी टॉमी को इस बात पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ।
आखिरकार वे एक सर्वनाशकारी दुनिया में थे और उनमें बदलाव के लिए स्वीकृति का स्तर बहुत ऊंचा था। ज़ॉम्बी तो पहले से ही एक वास्तविकता थे, तो क्या हुआ अगर नए प्राणी सामने आ गए? आखिरकार हालात इससे बदतर नहीं हो सकते। चूंकि वे अभी अभी मिले थे, इसलिए वे उससे ज्यादा पूछताछ नहीं करना चाहते थे। कभी कभी ज्यादा सवाल पूछने से पहले एक दूसरे से ज्यादा परिचित होने तक इंतजार करना बेहतर होता है। एक प्रकार का अजगर भी है। अजगर कोई बड़ी बात नहीं है। जब हम अमेज़न में प्रशिक्षण ले रहे थे, तो हमने 7 या 8 मीटर लंबे अजगरों का शिकार किया। हथियारों के साथ उन्हें अकेले मारना आसान है, हथियारों के बिना 2 लोग भी उन्हें अपने नंगे हाथों से मार सकते हैं। चुपचाप बैठा काला आदमी सेन के बोला। सेन के डेल्टा फोर्स का हिस्सा हुआ करते थे, और मुझे लगता है कि मैं एक पूर्व CIA एजेंट था, हालांकि मेरी यादें थोड़ी उलझी हुई हैं, अंकल लॉन्ग जैक ने सरलता से कहा। एड्स बाय पब फ्यूचर। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि ये तीनों इस विश्वांत परिदृश्य में सैन्य शक्ति थे, नहीं ये आश्चर्यजनक था कि वे नेता बन गए थे। और ताओ यू को जैक की बात सुनकर धीरे धीरे एहसास होने लगा कि वह कौन है और किस दुनिया से आया है। मैं कौन हूँ? उच्च शोध मूल्य का एक उल्कापिंड गिरा था। CIA टास्क फोर्स उसे वापस लाने के लिए गई थी, फिर टीम नष्ट हो गई, और जैक, जो असफल मौन अभियान के जीवित बचे लोगों में से एक था, अपनी याददाश्त खो बैठा। चूंकि बहुत समय बीत चुका था, इसलिए ताओ यू को मोटे तौर पर सिर्फ ये विवरण ही याद थे। ऐसा लग रहा था कि उल्कापिंड का इस्तेमाल हथियार बनाने के लिए भी किया जा सकता था, लेकिन यह ऐसा होना चाहिए जो भौतिक रूप से विस्फोट करे। यह ज़ॉम्बी दुनिया में कैसे बदल गया? रसातल वास्तव में काफी अव्यवस्थित था। ठीक है, चलो वापस चलते हैं और बात करते हैं। अगर आप ज़ॉम्बी के बारे में जानकारी जानना चाहते हैं, तो हम आपको उसके बारे में भी बता सकते हैं। मुझे वास्तव में इस संकट के कारण के बारे में कुछ समझ है। जैक ने आह भरी। ऐसा लग रहा था कि वो एक पल के लिए यादों में खो गया था। फिर उसने सूरज की ओर देखा और सभी को पहले वापस ले जाने का फैसला किया। वे एक गली से दूसरी छत पर जाते हुए होटल की ओर वापस जा रहे थे, जैसा कि जैक ने रास्ते में बताया। उद्धरण चिन्ह ... बाद में ऐसा लगा कि सभी जल स्रोत दूषित हो गए थे। कोई जानबूझकर उन्हें जहर दे रहा था, और वायरस, जो पीने के पानी के जरिए संचारित होने पर लंबे समय तक पनपते रहते हैं, का मतलब था कि जब तक हमारी जांच टीमों को सच्चाई समझ में आई, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। केवल कुछ प्रतिरोधक क्षमता वाले लोग ही शुरुआती संक्रमण से बचने में कामयाब रहे, और सब कुछ अराजकता में बदल गया। एक गुप्त मिशन के दौरान मेरे वरिष्ठों ने मुझे धोखा दिया, और जब मैं सेवानिवृत्त हुआ, तो मुझे एक मित्र से एक नए वायरस की जांच करने का अनुरोध मिला। शुरू में इन वायरसों का प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं था। हालांकि ज़ॉम्बी भयानक दिखते थे, लेकिन वे पूरी दुनिया को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। ताओ यू ने सुनते हुए सिर हिलाया। अगर ज़ॉम्बी सिर्फ खून के जरिए फैल सकते हैं, तो आधुनिक हथियारों के होने पर भी उनके पास फैलने की ज्यादा क्षमता नहीं होगी। ये बहुत संभव है कि वायरस किसी दूसरी दुनिया से आया हो। उद्धरण चिन्ह ... बाद में ऐसा लगा कि सभी जल स्रोत दूषित हो गए थे। कोई जानबूझकर उन्हें जहर दे रहा था, और वायरस, जो पीने के पानी के जरिए संचारित होने पर लंबे समय तक पनपते रहते हैं, का मतलब था कि जब तक हमारी जांच टीमों को सच्चाई समझ में आई, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। केवल कुछ प्रतिरोधक क्षमता वाले लोग ही शुरुआती संक्रमण से बचने में कामयाब रहे, और सब कुछ अराजकता में बदल गया। ये सुनकर ताओ यू के दिल में हलचल सी मच गई। फिर वह बोला, तो क्या पानी अभी भी दूषित है? प्रसारणों में कहा गया कि अब ऐसा नहीं है, पता नहीं क्यों, शायद यह अस्तित्व की अवधि से गुजर चुका है। लेकिन अब हम आधिकारिक प्रसारण प्राप्त नहीं कर सकते, केवल पड़ोसी रेडियो स्टेशन से आने वाले प्रसारण ही प्राप्त कर सकते हैं, जैक ने लापरवाही से कहा। होटल की छत पर वापस आकर उन्होंने धातु का दरवाजा खोला और एक के बाद एक अंदर चले गए। सीढ़ियों पर कोई रोशनी नहीं थी, लेकिन बाहर से आती धूप के कारण अंधेरा नहीं लग रहा था। हम एक डीजल जनरेटर प्राप्त करने में कामयाब रहे, लेकिन क्योंकि यह अपने शोर से ज़ॉम्बी को आकर्षित करता है, इसलिए हम इसका अधिक उपयोग नहीं करते हैं। जैसे ही वे सीढ़ियां उतर रहे थे, जैक ने समझाना जारी रखा, फिर अचानक उसे कुछ याद आया। ठीक है दोस्त, ये देखकर कि तुमने कितनी सहजता से काम किया और अकेले ही इसकी जांच करने का साहस किया, क्या ज़ॉम्बीज़ को मारने से तुम और अधिक शक्तिशाली बन गए हो? उसने पूछा। इन शब्दों को सुनकर ताओ यू हैरान रह गया। यह क्या था? ताकतवर बनने के लिए ज़ॉम्बी को मारना? ये कैसी बकवास थी?
यहाँ तक कि अगर लाश के पास कमजोर युआन बल भी हो तो उन्हें मारने के बाद उनके दांत निकालने पड़ेंगे, जिससे सीधे अभ्यास करने की तुलना में अधिक समय बर्बाद होगा। तभी ताओ यू ने ध्यान से भी शब्द पर ध्यान दिया। अंकल लॉन के चेहरे वाला ये जैक ज़ॉम्बीज को मारकर ताकतवर हो सकता है। क्या आप ये कर सकते हैं? उसने तुरंत पूछा। मुझे ये बात बहुत समय बाद पता चली। मेरे साथी कमजोर होते गए लेकिन मेरी शारीरिक स्थिति में सुधार होता रहा। ये बहुत अजीब है और इसीलिए मैं नेता बन गया, जैक ने बिना कुछ छिपाए जवाब दिया। गंजे आदमी टॉमी ने भी बीच में बोलते हुए कहा, हम बॉस की स्थिति से बहुत ईर्ष्या करते हैं, लेकिन हमें तब पता चला कि वह ऐसा कर सकता है। क्या तुम कर सकते हो भाई? कुछ ताओ यू ने इनकार तो नहीं किया, लेकिन उसका मन अटकलें लगाता रहा। क्या हो रहा था? एक बाहरी व्यक्ति के रूप में ताओ यू के पास सूचना या खुफिया जानकारी तक ज्यादा पहुंच नहीं थी। हालांकि उसने कुछ चीजों को पकड़ने का प्रयास किया, फिर भी कुछ महत्वपूर्ण अंतराल थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। हालांकि इससे ताओ यू को कुछ अनुमान लगाने से नहीं रोका जा सका। केवल जैक ही ऐसा कर सकता था और यह बहुत संभव था कि वह भाग्य का बच्चा था जिसके बारे में ताओ यू ने स्पष्ट रूप से सुना था। दुनिया के कुछ हिस्सों में हमेशा कुछ ऐसे लोग होते थे जो बहुत खास होते थे, लेकिन पहले ताओ यू को बस इतना ही पता था। उसने सुना था कि इनमें से कुछ लोग कंपनी की पुरानी सभा स्थलों पर सेवा करते थे। अब ऐसा लग रहा था कि एक मुख्य खिलाड़ी युआन फोर्स प्राणियों को मारने के बाद अपने आप युआन फोर्स भी इकट्ठा कर सकते हैं और फिर स्वाभाविक रूप से अपने दैनिक संवर्धन में इसका उपयोग कर सकते हैं। समय के साथ इसने उन्हें एक खास अनुभूति दी थी। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें किसी भी युआन बल वस्तु को अवशोषित करने की आवश्यकता नहीं थी, न ही उनके पास इसे सक्रिय रूप से बढ़ाने या उपयोग करने का कोई विकल्प था। अपनी दुनिया की खुद को बचाने की इच्छा के बारे में सोचते हुए ताओ यू को लगा कि यह कुछ खंडित दुनियाओं के लिए आत्म बचाव का तरीका हो सकता है। थोड़े समय के लिए ही सही, ताओ यू के मन में कुछ आकर्षक विचार आए, जैसे कि घर की साज सज्जा में निपुणता से संबंधित कौशल को लीक करना। लेकिन फिर उसने उन्हें दबा दिया। ताओ यू खुद को एक अच्छा व्यक्ति नहीं मानता था, लेकिन वह हितों का गुलाम भी नहीं बनना चाहता था। यदि वह मर जाए और वह भी ऐसा व्यक्ति बन जाए जिसे वह नापसंद करता हो, तो ऐसी क्षमताओं का क्या मतलब था? शायद इसलिए कि वह जैक के विकास से कुछ हद तक आश्चर्यचकित था। ताओ यू थोड़ा विचलित लग रहा था क्योंकि वह होटल की 7वीं मंजिल की लॉबी तक उनके पीछे पीछे चला गया था। होटल अब कुछ अव्यवस्थित लग रहा था। लिफ्ट के सामने लॉबी में विभिन्न प्रकार की सामग्री जमा थी तथा कमरों की ओर जाने वाले गलियारे भी अनेक वस्तुओं से भरे हुए थे। विभिन्न कपड़े पहने हुए कई लोग सोफे और विभिन्न कुर्सियों पर सुस्ती से बैठे थे जिन्हें हटा दिया गया था। अधिकांश लोगों के चेहरे सुन्न थे और चेहरे चिंता से भरे हुए थे। जब तक उन्होंने ताओ यू को एक बड़े बैग के साथ नीचे आते नहीं देखा, तब तक कई लोगों की आंखें चमक नहीं उठी। क्या तुमने खाना खाया? आपके पास क्या सामान है? उन निगाहों को देखकर ताओ यू ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा। उन्हें खुद भी भोजन की कमी नहीं थी, अगर जरूरत पड़े तो वे वापस भी जा सकते थे। 21वीं सदी की सोच वाले व्यक्ति के रूप में उन्हें दूसरों की मदद करने में कोई आपत्ति नहीं थी, जब इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन उन्हें नैतिक दबाव पसंद नहीं था। तुम क्या देख रहे हो? ये किसी और का है, अपने आप को शर्मिंदा मत करो, जैक ने, जो अभी भी एक नेता के रूप में कुछ विश्वसनीयता रखता था, उन्हें डांटा और कुछ हद तक बेचैनी को शांत करने में कामयाब रहा। तभी बगल के कमरे के गलियारे से अचानक कैंटोनीज लहजे में मंदारिन भाषा में बोलने वाली एक आवाज आई। भाई जैक, जिन 3 लोगों ने हम पर हमला किया था वे गायब हो गए हैं, सभी चले गए हैं और बचने का कोई निशान भी नहीं छोड़ा है। कुछ ही देर बाद ताओ यू ने एक साधारण से चेहरे वाले व्यक्ति को तेजी से आते देखा। खैर, एक और जाना पहचाना चेहरा। हालांकि उसने जो कहा वह थोड़ा अलग था, फिर भी ताओ यू ने जानकारी को जोड़कर अनुमान लगाया कि यह शायद 3 पायनियर्स थे जिन्होंने उन पर हमला किया था और उन्हें पकड़ लिया गया था, और वे ध्यान के माध्यम से वास्तविक दुनिया में वापस भागने में कामयाब रहे। इस तरह की घटनाएं समय समय पर होती रहती थीं, लेकिन चून की लौटने का स्थान अभी भी वही था, इसलिए वे वास्तव में बच निकल पाते थे या नहीं, ये भाग्य की बात थी। चून की यह चेहरा यहाँ था, इसलिए शायद ये कोई मामूली किरदार नहीं था। झांग वेई ने पहले कहा था कि सिर्फ जैक ही युआन फोर्स को अवशोषित कर सकता है, तो क्या यह आदमी ऐसा नहीं कर सकता था? या वह पीछे हट रहा था? एड्स बाय पब फ्यूचर। या फिर ताओ यू ने गलत उत्तर दिया और यह प्रश्न, मैं कौन हूँ, नहीं था।
ताओ यू ने मन ही मन सोचा, लेकिन जो जानकारी उसे पता थी वह वास्तव में पर्याप्त नहीं थी। गया। जैक को यह समझने में कठिनाई हो रही थी कि उसका क्या मतलब था। अगर उन्हें एक कमरे में बंद करके बांध दिया गया था तो वे कैसे गायब हो सकते थे। फिर उन्होंने ताओ यू की ओर मुड़कर समझाया। उसकी अंग्रेजी अच्छी नहीं है। वह एक बिना दस्तावेज वाला कर्मचारी है जो नौकरी के लिए यहाँ आया था। पहले कुछ घमंडी लोग थे जिन्होंने हमारे गढ़ पर हमला किया था, वे सभी बहुत ताकतवर थे और उनकी गोली बहुत सटीक थी। अगर वे हमें मारने से पीछे नहीं हटते तो शायद हम में से कई लोग पहली मुठभेड़ में ही मर जाते। उन्होंने अचानक हुए हमले में मदद की, एक को मार गिराया, अन्यथा हमारा नुकसान बहुत अधिक हो सकता था। ताओ यू को समझाने के बाद जैक पीछे मुड़ा और नवागंतुक से मंदारिन में पूछना जारी रखा। शाओलिन, वास्तव में क्या हुआ? ताओ यू, जो एक तरफ मुस्कुराकर सुन रहा था, अचानक सख्त हो गया जब उसने जैक को नए आने वाले का नाम पुकारते सुना। फिर उसने धीरे से अपना हेलमेट उतारा और मंदारिन में मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी समझता हूँ, हम सभी यहाँ अपने ही लोग हैं। बोलने के बाद उन्होंने भी नवागंतुक की ओर मुस्कुराते हुए देखा। आप बहुत सुंदर हैं, युवक। क्या मैं आपका सम्माननीय नाम जान सकता हूँ? ताओ यू स्वयं बहुत उच्च स्तर का आकर्षण रखता था, यहाँ तक कि नवागंतुक से भी अधिक, और अपना हेलमेट उतारना भी लोगों को आश्चर्यचकित कर गया। तब नवागंतुक ने अवचेतन रूप से कहा, ओह, औपचारिकताओं की कोई जरूरत नहीं है। मेरा उपनाम काओ है, मेरा नाम काओ शाओलिन है और मैं एक अनिर्दिष्ट कर्मचारी हूँ। काओ शाओलिन के चेहरे पर भी मुस्कान दिखी, लेकिन यह मुस्कान कुछ हद तक बनावटी लग रही थी। और ताओ यू के देवत्व के साथ आए एक सारस के रूप में आत्मा की अनुभूति ने उसे तुरंत ही द्वेष की आने वाली लहर का आभास करा दिया। ठीक है, अब कोई बचने का रास्ता नहीं है। हालांकि भेस अच्छी तरह से किया गया था, ये काओ शाओलिन होना चाहिए। क्या बकवास है, वो यहाँ क्यों आया? नवागंतुक द्वारा निभाए गए खलनायकों की संख्या ज्यादा नहीं थी, लेकिन ताओ यू पर इस खलनायक का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। मैं गोमांस नहीं खाता वाला दृश्य उनकी स्मृति में जीवंत था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब द्वेष की वह लहर आई तो ताओ यू को भी संकट का ऐसा एहसास हुआ मानो उसकी पीठ पर कोई कांटा चुभ गया हो। क्या यह आदमी उसके लिए खतरा था? उसे एक विकृत व्यक्तित्व वाला पात्र मात्र माना जाता था, एक बिगड़ा हुआ अमीर लड़का। जैक ने जो कहा उसे ध्यान में रखते हुए, यदि काओ शाओलिन किसी दूसरी दुनिया से आया था तो यह अज्ञात था कि रास्ते में उसने क्या अनुभव किया होगा। यह ऐसा व्यक्ति था जो अपने खेल के आनंद के लिए आसानी से अपनी जान पर भी जुआ खेल सकता था। वह सचमुच इस अथाह वातावरण के लिए बिल्कुल उपयुक्त था। तस्टिल्ड। उसकी उंगलियां फड़कने लगीं, लेकिन ताओ यू ने अभी भी तुरंत हमला करने की इच्छा को दबा लिया और केवल मुस्कुराहट के साथ सिर हिला दिया। अच्छा नाम। अप्रत्याशित। संकट की क्षणिक भावना ने ताओ यू को कोई भी कार्रवाई करने से रोक दिया था। काओ शाओलिन के प्रति जैक के रवैये से ऐसा लग रहा था कि अब नवागंतुक को स्वीकार किया जाने लगा है। अगर ताओ यू अचानक काओ शाओलिन को निशाना बनाता तो उसे पूरे समुदाय से प्रतिरोध का सामना करना पड़ता। बेहतर होगा कि रात में अवसर की तलाश की जाए और फिलहाल उसके संदेह और सतर्कता को जगाने से बचा जाए। तो सतह पर ताओ यू ने भी काओ शाओलिन के प्रति एक गर्म और मैत्रीपूर्ण मुस्कान दिखाए। चलो चलते हैं, मुझे ये जानने की उत्सुकता है कि वे हवा में कैसे गायब हो गए। हाँ, चलो मिलकर इसकी जांच करते हैं। जैक ने टॉमी और अन्य लोगों के लिए अनुवाद किया। समुदाय में 20 से अधिक लोग थे, लेकिन उनमें से अधिकांश हथियार चलाने या युद्ध करने में सक्षम नहीं थे, तथा उनमें लगभग 10 बुजुर्ग, कमजोर और बीमार लोग थे। 7 महीनों के इस सर्वनाशकारी माहौल में एक टीम में 10 ऐसे व्यक्तियों का होना और उनमें से 1/3 महिलाएं होना, जैक के चरित्र और व्यक्तित्व दोनों में न्याय की अत्यधिक भावना को दर्शाता था। CIA के पूर्व विशेष अभियान सदस्य के रूप में उन्हें संत कहना सही नहीं होगा, लेकिन एक साझेदार के रूप में वे अधिकांश पायनियर्स की तुलना में अधिक विश्वसनीय थे। जब ताओ यू समुदाय का यह आकलन कर रहा था तो समूह गलियारे से होते हुए उस कमरे में गया जहां बंदियों को रखा गया था और दरवाजे से अंदर प्रवेश किया। कमरे को एक बार पहले भी साफ किया गया था, खिड़कियों पर बोर्ड लगाए गए थे। इसके अलावा यह एक सामान्य होटल का कमरा ही था और बिस्तर का गद्दा गंदा और अस्त व्यस्त दिखाई दे रहा था। वे सभी बंधे हुए थे, आमतौर पर बिस्तर पर बैठे रहते थे। हमारे पास खुद भी भोजन की कमी थी, इसलिए हमने उन्हें जीवित रखने के लिए केवल कुछ ऐसा भोजन दिया जो लगभग समाप्त हो चुका था। लेकिन अब हमें पता चला है कि वे गायब हो गए हैं,
यहाँ तक कि जिन रस्सियों से उन्हें बांधा गया था वे भी गायब हो गई हैं, और भागने का कोई संकेत भी नहीं है। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा है। ये कहते हुए काओ शाओलिन काफी आश्चर्यचकित दिखे। क्या भाई काओ भोजन का प्रभारी है? ताओ यू ने सहजता से पूछा। मुझे वह सब करना होगा जो मेरी शक्ति में है। मैं भाई जैक की तरह नहीं लड़ सकता, इसलिए मुझे रसद व्यवस्था संभालकर योगदान देना होगा। काओ शाओलिन ने शर्मीली मुस्कान दिखाई। बस ऐसे ही गायब हो गए। जैक खिड़की के सामने खड़ा हैरान था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। उन्होंने पहले कभी ऐसी विस्मयकारी गुमशुदगी नहीं देखी थी, इसलिए यह निश्चित रूप से उनकी समझ से परे था। क्या इन 3 लोगों ने कुछ कहा? क्या उन्होंने कोई और सुराग छोड़ा, या उन्होंने तुम पर हमला क्यों किया? ताओ यू ने भी समय पर अपना प्रश्न पूछा। उनका उच्चारण अजीब था और उनके पास भरपूर भोजन था, जिससे हमारा दबाव काफी कम हो गया। जैक को पुरानी बातें याद आने लगीं। इसके अलावा उनमें जीवित रहने की दृढ़ इच्छा शक्ति थी। पकड़े जाने के बाद वे हमसे एक मौका देने की भीख मांगते रहे। अब जब मैं इस बारे में सोचता हूँ तो लगता है कि उन्होंने पहले से योजना बना रखी होगी और उन्हें पूरा भरोसा था कि वे बच निकलेंगे। जहां तक हम पर हमला करने के कारण का सवाल है, तो उन्होंने कहा कि वे कुछ आम लोगों को अपने पीछे आने के लिए मजबूर करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने किसी की हत्या नहीं की। उन्होंने एक अच्छा स्टॉक वाला पेट्रोल पंप ढूंढ लिया और हमें उसका स्थान भी बता दिया। ये सुनकर ताओ यू ने तुरंत विचार किया। अजीबोगरीब लहजा आम बात थी, क्योंकि उन्हें संवाद करने के लिए युआन फोर्स खर्च करना पड़ता था। आपूर्ति के लिए एक औसत आउटसाइडर पायनियर के लिए बेचने के लिए सामान ले जाना और लाभ के लिए नक्शे बनाना एक आम बात थी। गैस स्टेशन पर वास्तव में ट्रक जैसी बहुत सारी आपूर्तियां हो सकती हैं, लेकिन साथ ही बहुत सारे ज़ॉम्बी भी हो सकते हैं। या यह पायनियर्स के एक छोटे समूह के लिए एक अस्थायी सभा स्थल भी हो सकता है। उनके पास अब कोई हथियार नहीं है, इसलिए केवल सतर्कता बढ़ाना ही पर्याप्त होगा। जैक को ये बात समझ में नहीं आई, इसलिए उसने इस बारे में ज्यादा न सोचने का फैसला किया। उसके पास पहले से ही रोजमर्रा की इतनी चिंताएं थीं कि उसके बाल झड़ने लगे थे। क्या भाई झांग वे अभी भी जाने से पहले आराम करने की योजना बना रहे हैं? जैक ने पीछे मुड़कर ताओ यू से पूछा। हाँ, नवंबर LBJNN। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप सो भी जानकारी किसके लिए इकट्ठा करते हैं? क्या वहाँ अभी भी कोई औपचारिक बल मौजूद है? आधिकारिक प्रसारण बंद हो गए हैं और अब हमारे पास केवल कुछ स्थानीय प्रसारण है जिनसे संपर्क टूट गया है। सही समय देखकर जैक ने भी पूछताछ की, ये जानने के लिए कि क्या अभी भी ऐसी जगहें हैं जहां लोगों को जांच के लिए भेजा जा सकता है। वे मुश्किल से जीवित रह रहे थे, जबकि कुछ स्थानों पर जांच के लिए लोगों को भेजा जा सकता था, जो कि एकदम विपरीत स्थिति थी। मैं एक कंपनी में काम कर रहा हूँ। कंपनी वर्तमान में पास के क्षेत्र में एक समुदाय स्थापित करने की योजना बना रही है, और मुझे लगता है कि अगर परिस्थितियां सही हो तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ताओ यू ने सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद कुछ जानकारी दी। मूल आबादी के कुछ हिस्सों को समुदाय में शामिल करना विकास की एक दिशा थी। आखिरकार अधिकांश बाहरी लोगों को साधारण लोग ही माना जा सकता था, और आरंभिक पायनियर्स की संख्या बहुत कम थी। जैक जैसा कोई व्यक्ति जरूरत के समय आगे आ सकता है। एक समुदाय, यह एक बड़ी परियोजना है। काओ शाओलिन इस समय आश्चर्यचकित दिखाई दिए, उनके चेहरे पर उत्साहपूर्ण भाव था, जो काफी दिलचस्पी भरा लग रहा था। जैक और उसका समूह कान लगाकर सुन रहा था, लेकिन सुनना एक बात है, भरोसा करना दूसरी बात। केवल वे ही जानते थे कि वे कितना विश्वास करते थे। हाँ, हम वास्तव में अब एक उपयुक्त स्थान की तलाश कर रहे हैं, और मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि यह स्थान बहुत अच्छा है। ताओ यू ये सब महज कल्पना नहीं कर रहा था, उन्होंने पहले ही अन्य दिशाओं में आइसबाउंड वर्ल्ड की खोज कर ली थी, जो स्पष्ट रूप से अनुपयुक्त था। वर्षावन को तत्काल विकास की आवश्यकता थी, और प्रेयरी में ब्लैकवाटर था। ये जगह लाशों से भरी थी, लेकिन इमारतें पहले से बनी हुई थीं। विशेषकर यह जानते हुए कि यह नेवादा में हेंडरसन नामक शहर था, जो प्रसिद्ध लास वेगास से लगभग 10 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में था। यद्यपि वे सभी ज़ॉम्बी से घिरे हुए थे, लेकिन ब्लैकवाटर और एक्सट्रीम कोल्ड की तुलना में ये साधारण ज़ॉम्बी कहीं कम परेशानी वाले थे। इसके अलावा वह उल्कापिंड जिसका उपयोग हथियार बनाने के लिए किया जा सकता था, वह स्पष्ट रूप से महान युआन बल की वस्तु थी, जिससे ताओ यू को लगा कि यदि वह अभी वापस चला जाए तो केवल इस जानकारी से ही उसे कुछ हजार यूनिट युआन बल मिल सकता है। तो तुम्हें लगता है कि यह जगह अच्छी है? जैक कुछ उलझन में था।
अपेक्षाकृत अच्छा है और मैं उन तीनों लोगों के कंपनी कार्य पर भाड़े के सैनिक होने की संभावना से भी इनकार नहीं कर सकता। ताओ यू ने इसका उल्लेख करने की पहल की। वास्तव में बिना कहे भी लोगों को उसके आगे चल रहे 3 व्यक्तियों से उसके संबंध पर संदेह हो जाता, और अब तक तो जैक और उसके 2 लड़ाकू साथी ही उसके पीछे चल रहे थे और उन्होंने कभी भी अपनी सतर्कता कम नहीं होने दी थी। स्पष्टवादी होना बेहतर है। भाड़े के सैनिक, क्या अब भी ऐसी कोई घटना घट रही है? बाल्क टॉमी को कुछ आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह मरीन कोर में रह चुका था और उसने कुछ समय भाड़े के सैनिक के रूप में भी बिताया था। और इन भयावह दिनों में वे वास्तव में ताओ यू के शब्दों से बहुत अधिक परेशान नहीं थे। वे सभी अपने स्वयं के निर्णय वाले वयस्क थे, किसी एक व्यक्ति के आधार पर समग्रता का न्याय करने के लिए इच्छुक नहीं थे। फिलहाल कंपनी की स्थिति को एक बार में स्पष्ट करना वास्तव में कठिन है, लेकिन एक बार जब वे एकत्रीकरण स्थल स्थापित करना शुरू कर देंगे तो आप शायद समझ जाएंगे। एड्स बाय पब फ्यूचर। ताओ यू ने फिर से कुछ जानकारी दी, फिर सीधे पूछने से पहले झिझकी। ज़ॉम्बी के अलावा मैं वास्तव में किसी और चीज की जांच कर रहा हूँ। आप सभी का सेना के साथ कोई न कोई संबंध है या था। मुझे आश्चर्य है कि क्या आपको इस बारे में स्पष्ट जानकारी है। आगे बढ़ो। जैक भी ताओ यू की कही बात पर विचार कर रहा था। यह एक उल्कापिंड है जिसका उपयोग सामूहिक विनाश के हथियार बनाने के लिए किया जा सकता है। कंपनी इसका उपयोग ज़ॉम्बी की भीड़ को खत्म करने के लिए करना चाहती है। अलग अलग वातावरण में चीजें अलग अलग ढंग से काम करती हैं। यदि यह शांति का समय होता तो जैक निश्चित रूप से बहुत सतर्क होता, क्योंकि वही वह व्यक्ति था जो इस मिशन के कारण लगभग चुप हो गया था। हालांकि बाद में, क्योंकि उनके वरिष्ठ अधिकारी इस वस्तु को बेचना चाहते थे, इसलिए कुछ बड़ी कंपनियों को इस जानकारी का पता लग जाना कोई नई बात नहीं थी। कुछ ने तो इसके लिए भुगतान करने तक से संपर्क किया। और अब जब दुनिया खत्म हो रही है तो वास्तव में ऐसी चीज की जरूरत है जो बड़े पैमाने पर ज़ॉम्बी को खत्म कर सके। जब संक्रमण पहली बार नियंत्रण से बाहर हो रहा था तो कुछ लोगों ने परमाणु बम से कीटाणु शोधन का भी सुझाव दिया था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से पाया गया कि परमाणु बम अप्रभावी हो गए थे। और फिर कोई बात नहीं था क्योंकि शोध के लिए समय नहीं बचा था। ताओ यू ने पहले कुछ जानकारी दी और फिर वापस पूछा, जिससे जैक को कुछ विवरण बताने में संकोच हुआ। मुझे पता है कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। दरअसल उस उल्कापिंड का स्थान यहाँ से बहुत दूर नहीं है। ये लास वेगास से उत्तर पश्चिम में लगभग 100 किलोमीटर दूर एक सैन्य अड्डे पर होना चाहिए। ये सुनकर ताओ यू की आंखें हल्की चमक उठी। एड्स बाय पब फ्यूचर। मूलतः वह इस जानकारी का उपयोग किसी कार्य के लिए करने के बारे में सोच रहा था, ताकि खर्च करने के लिए कुछ युवान बल प्राप्त किया जा सके। लेकिन अब शायद वह स्वयं उसे ढूंढने का प्रयास कर सकता है। 100 किलोमीटर लंबी दूरी लग सकती है, लेकिन यदि उपयुक्त परिवहन और मार्ग उपलब्ध हो तो यह वास्तव में ज्यादा नहीं होगी। इस दुनिया में जैक और काओ शाओलिन जैसे लोगों के अलावा अधिकांश लोग साधारण मनुष्य और ज़ॉम्बीज थे, जो उसके लिए कदम उठाने के लिए एकदम उपयुक्त थे। मिस्टर जैक को पता है। फिर मुझे आश्चर्य है कि क्या मिस्टर जैक मुझे व्यक्तिगत रूप से वहां ले जाने के लिए तैयार है। मेरे पास यहाँ बहुत सारा भोजन है, मैं इसे मुआवजे के रूप में देने के लिए तैयार हूँ और मैं बाद में कंपनी के साथ कनेक्शन की सुविधा देने का वादा कर सकता हूँ। ताओ यू ने उत्सुकता से जैक की ओर देखा, जिससे जैक एक पल के लिए झिझक गया। CIA विशेष ऑपरेशन टीम के पूर्व सदस्य के रूप में तथा अपने वरिष्ठ अधिकारी द्वारा धोखा दिए जाने के कारण। ये सुनकर कि ताओ यू उन उल्कापिंडों को चाहता था, उसका पहला विचार ये था कि एक और स्वाभाविक रूप से बुरी कंपनी हथियार बनाना चाहती थी। वर्तमान परिवेश पर विचार करने के बाद ही उन्होंने कुछ जानकारी दी। अब ताओ यू की भोजन छोड़ने की ईमानदार इच्छा, जो कि सर्वनाश में बहुत महत्व की वस्तु है, चाहे वह कितनी भी मात्रा में हो, अपने दृष्टिकोण में सराहनीय थी। वो ये नहीं कह रहा था कि कंपनी के सभा स्थलों और ज़ॉम्बी को साफ करने के मामले में उससे ताओ यू पर पूरा भरोसा था, लेकिन कम से कम उसने सोचा कि वह इसे आजमा सकता है। वह यात्रा के दौरान निरीक्षण करके अपना निर्णय लेता था। मैं कोशिश कर सकता हूँ। एड्स बाय पब फ्यूचर। जैक की प्रतिक्रिया सुनकर ताओ यू को खुशी का एहसास हुआ। जैक जैसा कोई व्यक्ति जिसके पास न्याय की गहरी समझ थी, जिस पर आमतौर पर भरोसा किया जा सकता था और जो कार्रवाई करने में सक्षम था, उसका मार्गदर्शन करने से वास्तव में बहुत सी परेशानियों से बचा जा सकता था। लेकिन काओ शाओलिन की ओर देखने के बाद ताओ यू एक पल के लिए चुप हो गया। ये दुराचारी व्यक्ति, जिसे हत्या करने में आनंद आता था,
यदि उसे यहाँ अकेला छोड़ दिया जाए, तो जब तक वह और जैक वापस आएंगे, तब तक वह उन सभी को मार चुका होगा। पहले हमला रात में करो। लागत दक्षता को अधिकतम करने के लिए उसे काओ शाओलिन के कदम उठाने तक इंतजार करना चाहिए, फिर उसे जैक और अन्य लोगों के सामने बेनकाब करके रोकना चाहिए। दूसरों को उनके मार्ग में पड़े गड्ढे की याद दिलाने से उतना प्रभाव नहीं पड़ता जितना तब पड़ता है जब वे पहले ही उसमें गिर चुके हों। लेकिन ताओ यू ऐसा नहीं करना चाहता था। वहां और भी नया भोजन है। ये सभी उच्च ऊर्जा वाले उत्पाद हैं जो कम से कम कुछ और दिनों तक चल सकते हैं। यद्यपि ताओ यू ने बहुत सारा भोजन साथ लाया था जो आवश्यकतानुसार उसकी ताकत को पुनः प्राप्त करने के लिए था, फिर भी एक व्यक्ति के लिए ये लगभग 30 किलोग्राम ही था। फिर भी भोजन की इस खेप ने इस छोटे से समारोह स्थल पर उपस्थित लोगों में खुशी की लहर ला दी। ऐसी स्थिति में जैक के कुछ दिनों के लिए चले जाने पर किसी ने आपत्ति नहीं की। जब मैं यहाँ आ रहा था तो मैंने एक रेडियो स्टेशन भी सुना था, वहां भी एक छोटा सा सभा स्थल होना चाहिए, है ना? ताओ यू ने बाल टॉमी को गोदाम में सामान बंद करते हुए देखा, फिर अपने पास खड़े जैक से पूछने के लिए मुड़ा। वास्तव में शहर में कुछ छोटे छोटे सभा स्थल हैं जो आमतौर पर होटलों, अपार्टमेंटों, सुपरमार्केटों के आसपास केंद्रित होते हैं, लेकिन आपने जिस रेडियो स्टेशन का उल्लेख किया है वह अगले दरवाजे लास वेगास से है। बैकवर्ड सबकी आंखों में खुशी देखकर आह भरी। अब तो बस्तियों के बीच भी हमले और लूटपाट होने लगी है। कभी कभी तो मनुष्य ज़ॉम्बी से भी अधिक डरावने हो जाते हैं। हाँ, क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं कोई जासूस हूँ जिसे तुम्हारे पास भेजा गया है? ताओ यू की बातें सुनकर जैक ने अपनी आंखें घुमाई। क्या मैं शहर की स्थिति को आपसे बेहतर नहीं जानता? हम आप जैसे जासूस की व्यवस्था कैसे कर सकते हैं? वह यहाँ एक क्षण के लिए रुका। इसके अलावा अगर यह सच भी हो तो जब तक आप भोजन उपलब्ध करा सके हम इसे ले लेंगे, लेकिन आपको रात में एक कमरे में अकेले सोना होगा। शाओलिन अभी भी यही कर रहा है। हालांकि जैक ने ऐसे बात की जैसे सब कुछ ठीक हो, लेकिन वह अपनी सतर्कता में ढील नहीं बरत सकता था। ठीक वैसे ही जैसे तीनों लड़ाके हमेशा ताओ यू का पीछा करते रहते थे। वे उतने भोले नहीं थे जितने दिखते थे। शाओलिन भी कुछ समय पहले ही इस बस्ती में आया था और अब वह भी एक कमरे में अकेला रह रहा था, जिससे ताओ यू के चेहरे पर एक गर्मजोशी भरी मुस्कान आ गई और उसने शाओलिन को विनम्रता से संबोधित किया। छोटे भाई शाओलिन, इसके बाद हम पड़ोसी बन जाएंगे। ये सही है भाई झांग, कृपया मेरा ध्यान रखना। शाओलिन ने भी झूठी मुस्कान बिखेरी। उस रात ताओ यू, जो दीवार के सहारे झुका हुआ था, चुपचाप खिड़की पर लगे लकड़ी के तख्तों की दरारों से झांकता हुआ बाहर के अंधेरे को देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान बादलों से ढका हुआ है और चांदनी काले बादलों के कारण अस्पष्ट हो गई है, जिससे सब कुछ काला हो गया है। खिड़की की दरारों पर हाथ फेरते हुए ताओ यू ने उनके आकार का अनुमान लगाया। लकड़ी के तख्ते बाहर से सुरक्षा के रूप में काम करते थे और ताओ यू के खिलाफ एहतियात के तौर पर भी, लेकिन कुल मिलाकर वे सिर्फ मानव शरीर के आकार की किसी चीज को रोकने के लिए थे, क्योंकि तख्तों को वेंटिलेशन सुनिश्चित करना था। दरारें छोटी नहीं थीं। ये पर्याप्त होना चाहिए। एड्स बाय पब फ्यूचर। ताओ यू ने सुबह 3 बजे तक इंतजार किया, फिर उसने 2 QE रिप्लेनिशिंग गोलियां निकाली और उन्हें अपने मुंह में रख लिया। इसके बाद वह अचानक छाया में गोता लगाता हुआ छायाओं की उस विचित्र दुनिया में प्रवेश कर गया और लकड़ी के तख्तों की दरारों से तेजी से निकलकर शाओलिन के कमरे में पहुंच गया। हालांकि जिस बात ने ताओ यू को लगभग अपना संयम खोने पर मजबूर कर दिया, वह ये थी कि जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुआ, बिस्तर पर कथित रूप से सो रहे शाओलिन ने अचानक अपनी आंखें खोली और सतर्कता से चारों ओर देखते हुए उठकर बैठ गया। यहाँ तक कि बाहरी शहर सुरक्षा दल के उपकप्तान ली हुई को भी ताओ यू के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। ये ताओ यू के आत्मविश्वास का स्रोत भी था। फिर भी किसने सोचा होगा कि यह सावधानी ऐसी स्थिति पैदा कर देगी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसे एक साथ दुर्भावना और संकट की भावना महसूस हुई। वहां कौन जाएगा? शाओलिन का व्यवहार उसके सज्जनतापूर्ण दिन के स्वरूप से पूरी तरह बदल गया। उसका चेहरा ठंडा पड़ गया और वह लगभग उसी दिशा में हिंसक ढंग से आगे बढ़ा जहां ताओ यू था। मानकबाजी मुट्ठी शैली ने ताओ यू को ठंडा कर दिया, क्योंकि वह तुरंत बुलेट टाइम में प्रवेश कर गया। माना जा रहा था कि यह उसका घात लगाकर किया गया हमला है, लेकिन अब प्रतिद्वंद्वी ने पहल कर दी है। कितनी अविश्वसनीय अनुभूति! हालांकि ताओ यू स्पष्ट रूप से देख सकता था कि दूसरा व्यक्ति वास्तव में उसे नहीं देख रहा था,
बल्कि किसी अज्ञात माध्यम से इस दिशा को महसूस कर रहा था। बुलेट टाइम के तहत शाओलिन के एक बार के क्रूर और क्रूर घूंसे बेहद धीमे हो गए। मुक्का लगने के कारण उसके चेहरे पर आई विकृत मुद्रा, खाली पुतलियां, कुछ महसूस करने के लिए सिर घुमाना तथा मुक्का लगने के कारण हवा में उलझन, ये सब ताओयू के सामने धीमी गति में घटित हो रहे थे। बुलेट टाइम से शक्ति की कमी को अपने शरीर में तेजी लाने के लिए इस्तेमाल करते हुए ताओयू ने महसूस किया कि उसका सारा क्यूई रक्त सक्रिय हो गया है। अपने शक्तिशाली शरीर के कारण उसे तीव्र दर्द महसूस हुआ। उसके क्यूई रक्त ने बल के विस्फोट को प्रेरित किया और क्रेन शैली की स्पष्ट चाल के साथ ताओयू ने मुक्का मारने से बचकर अपनी कलाई को मोड़कर उसने अपने हुक वाले चाकू को दूसरे की छाती और पेट पर भयंकर रूप से वार किया। उसका उद्देश्य एक दूसरे को पार करके एंटरियो को बाहर निकालना था। लेकिन ताओयू का दिल उस दृश्य से कांप उठा जिसमें बुलेट टाइम की धीमी गति में भी प्रतिद्वंद्वी के घुटने और कोहनियां अस्वाभाविक रूप से मुड़ने लगी। क्लैंग टिल्ड। घुटने के बल और कोहनी के दबाव के साथ शाओलिन के उठे हुए घुटने और दबी हुई कोहनी ने ताओयू द्वारा उसके धड़ पर किए गए वार को मजबूती से फंसा लिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। इससे ताओयू लगभग जोर से गाली देने लगा। स्थिति बदल गई थी। श्लुक टिल्ड। बैकवोट बैकवोट बैकवोट। छाया बल जिसने ताओयू के पूरे शरीर को घेर लिया था बाहर निकल आया, उसकी अपनी कटाव शक्ति के साथ मिलकर जैसे समुद्र नदियों को गले लगा रहा हो। काओ शाओलिन की कोहनी और घुटने के बीच की जगह की ओर तेजी से बढ़ रहा था। एक क्षण में ही प्रतिद्वंद्वी के कोहनी और घुटने पर कपड़े का कपड़ा उड़ गया। कांस्य त्वचा पर हवा में अनेक अव्यवस्थित रक्त के धब्बे भी फैले हुए थे। इसके अतिरिक्त बेसिक आर्मामेंट मॉडिफाइड से जुड़े मानसिक आघात के कारण काओ शाओलिन के मुंह से एक दबी हुई आवाज निकली जिससे उसकी आंखों के सफेद भाग से रक्तवाहिकाएं फट गईं। फिर भी पैर काटने वाले चाकू से बचाव में थोड़ी भी ढील नहीं आई। अनेक बलों के उलझाव के बावजूद पैर काटने वाला चाकू झटके से टूट गया। ट्रैक टिल्ड। लेकिन जैसे ही काओ शाओलिन ने अपने सिर में चक्कर आने के साथ साथ शारीरिक हमले से होने वाले भयंकर दर्द को बलपूर्वक सहन किया और पीछे हटने तथा जवाबी हमला करने की तैयारी कर रहा था, उसने अपना सिर घुमाया और देखा कि ताओयू ने पिस्तौल निकाल ली है और उसकी काली बैरल भी। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं और काओ शाओलिन ने समय रहते अपना सिर झुकाकर गोलियों की आवाज से बचने में सफलता प्राप्त की। ये पहचानते ही कि यह ताओयू था, उसका चेहरा भयंकर रूप से मुड़ गया। काओ शाओलिन ने कभी नहीं सोचा था कि वह, जो हमेशा दूसरों के साथ खिलवाड़ करता था, इस बार घात लगाकर हमला किया जाएगा। मैं तुम्हें मरना चाहता हूं। लेकिन इससे पहले कि वह उस उग्र विचार को कार्य रूप में बदल पाता, जिस गोली से उसे अपना सिर झुकाकर बचना चाहिए था, वह अचानक घूम गई और उसकी आंख में जा धंसी। भाड़ में जाओ, लानत है तुम पर। वह अभी तक मरा नहीं है। एड्स बाय पब फ्यूचर। ताओयू ने काओ शाओलिन को देखकर आश्चर्य में अपनी जीभ चटकाई, जिसकी आंखों की कोठरियां खूनी छिद्रों में बदल गई थीं। वह केवल अपना सिर पीछे झुकाकर पीछे हट रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह पलटने और खिड़की तोड़कर भागने के लिए तैयार है। इसके बाद उसने गोलियों की बौछार कर दी। प्रत्येक गोली सिर पर निशाना साधकर चलाई गई। काओ शाओलिन के पहले कदम के साथ ही एक गोली उसके सिर के पीछे लगी। शारीरिक आघात के साथ साथ मानसिक आघात के कारण उसका सिर भारी हो गया, लेकिन उसकी मजबूत खोपड़ी ने जिद्दी तरीके से गोलियों को पकड़ लिया, जिससे वह तुरंत मर गया बिना केवल टूट गया। अपने सामने लकड़ी के तख्तों से बंद खिड़की को देखते हुए उसके दिल की गहराई में भी जीवन के प्रति लालसा जाग उठी। बस तेजी से आगे बढ़ो, बस बाहर निकलो और वह बच सकता है। और फिर वह निश्चित रूप से उन सभी को मारने के लिए वापस आएगा। खिलौने अपने मालिक की अवज्ञा करने का साहस कर रहे हैं। दुर्भाग्यवश यद्यपि उसकी गति और शक्ति अत्यंत भयानक थी तथा उसकी रक्षात्मक क्षमताएं और जीवटता आश्चर्यजनक थी। हर कदम पर गोली लगने से, किसी से बचने में असमर्थ होने के कारण तथा गंभीर मानसिक आघातों के कारण उसकी चेतना का अंतिम धागा भी नष्ट हो गया जब उसका सिर लकड़ी के तख्तों से टकराया। अंत में उसकी पूरी लाश टूटे हुए तख्तों पर फंस गई और उसकी आंखें खुली हुई थीं। यहां तक कि ताओयू का भी इस समय दिल धड़क रहा था। उन्हें यकीन था कि काओ शाओलिन कोई साधारण दुश्मन नहीं था, खतरा वास्तविक था। यही कारण है कि वह पूरी ताकत से आगे बढ़ गया। उसने सोचा था कि यदि छिपकर हमला किया जाता तो ज्यादा समस्या नहीं होती। किसने सोचा होगा कि न केवल उसने अपने सभी साधनों का उपयोग किया था, बल्कि वह लगभग पलट भी गया था।
यदि वन सर्टिफिकेट फॉरएवर वैलिड न होता जो उसे फटने वाली चोटों को नजरअंदाज करने और तुरंत अपनी पिस्तौल निकालने की अनुमति देता, यदि वह वास्तव में उस भयंकर बल का सामना करता तो सब कुछ खत्म हो गया होता। मरने से पहले गोलियों की बौछार का प्रतिरोध करती खोपड़ी, ये कैसी चीज थी। अपनी पिस्तौल को पुनः लोड करते हुए उन्होंने पुष्टि की कि युआन बल शरीर पर इकट्ठा होना शुरू हो गया है। तभी वह जल्दी से अपने थके हुए शरीर को बाहर जागती भीड़ के शोर के बीच से खींचकर ले गया। शरीर का कोई अंग नहीं। ताओ यू को ये देखकर कुछ आश्चर्य हुआ कि युआन सेना ने अंततः प्रतिद्वंद्वी की कमर पर एक सुनहरी पिस्तौल इकट्ठी कर ली थी, जिसका उपयोग करने का उसे कभी मौका नहीं मिला था। इसके बारे में खुद को ज्यादा चिंतित किए बिना उसने घटनास्थल पर खर्च किए गए कारतूसों को जल्दी से साफ कर दिया और ताओयू ने जल्दी से एक क्यूई पुनःपूर्ति गोली के साथ अपने क्यूई को फिर से भर लिया। लापरवाही से काओ शाओलिन के शरीर को टूटी हुई खिड़की से नीचे इमारत में फेंक दिया। इसके बाद वह अंधेरे में छिपकर अपने कमरे में लौट आया। उसने सहजता से स्वर्ण पिस्तौल से होने वाले लाभ को महसूस किया। केवल युआन बल को अवशोषित करने से यह 1000 इकाई से अधिक तक पहुंच सकता है। ये 50 से अधिक एलियंस को मारने से प्राप्त राशि थी। चल रहा है। गोलियां। कौन सी स्थिति। बच्चे, दरवाजा खोलो। दरवाजे की दरार से बाहर टॉर्च की टिमटिमाती परछाइयां दिखाई दे रही थीं। ये लाइटें जलाने का समय नहीं था। ताओ यू ने भी अपना दरवाजा ठीक समय पर खोला था ताकि टॉमी को देख सके, जो टॉर्च पकड़े हुए था और दस्तक देने वाला था। पास में गोलियों की आवाजें आ रही थीं। स्थिति क्या है। टॉमी ने सबसे पहले ताओ यू के कमरे में अपनी टॉर्च की रोशनी डाली, खिड़की की ओर देखते हुए, और फिर वह गंभीर स्वर में बोला, पता नहीं, चलो अंदर घुसकर जांच करते हैं। ताओ यू को पता था कि टॉमी और अन्य लोग रात में गलियारे पर बारी बारी से नजर रखते थे। इसका उद्देश्य लाशों और अन्य मुसीबतों से रक्षा करना था, लेकिन साथ ही ताओ यू और काओ शाओलिन पर भी नजर रखना था। इस सर्वनाशकारी वातावरण में ये निश्चित था कि रात्रि प्रेरी अवश्य होंगे, इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि ताओ यू, जो गहरी नींद से जागा था, प्रेरी कर्मियों की तुलना में बाहर आने में धीमा था। बैंग टिल्ड। दरवाजा जबरदस्ती खोला गया। कई टॉर्च की रोशनी अंदर आई, जिससे अंदर का गंदा दृश्य और टूटी हुई लकड़ी की खिड़की दिखाई दी। दरवाजा खुला होने पर रात की हवा अंदर आ रही थी, जिससे रीढ़ में सिहरन पैदा हो रही थी, तथा साथ में सड़कों से लाशों की गंध भी आ रही थी। क्या स्थिति है। क्या वे 3 लोग थे जो दिन में गायब हो गए थे। NOWELLBJAN.com। इससे भी अधिक विचित्र घटनाओं का सामना करने के बाद टॉमी का पहला विचार स्वाभाविक रूप से यही था। उसने पहले ही ताओ यू के कमरे का मोटे तौर पर निरीक्षण कर लिया था और हालांकि इससे संदेह पूरी तरह से समाप्त नहीं हो सका था, फिर भी ये प्राथमिकताओं की सूची में नीचे चला गया था। उसी समय जैक भी वहां आ गया और कमरे की स्थिति को देखते हुए वह नीचे देखने के लिए खिड़की के पास चला गया। टॉर्च यहां लाओ। एड्स बाय पब फ्यूचर। उसने हाथ बढ़ाया और बगल से उसे दी गई टॉर्च ली और उसे सीधे नीचे की ओर चमकाया। बिना अधिक प्रयास के उन्हें काओ शाओलिन का शरीर जमीन पर मिला। मुख्य मुद्दा ये था कि लाशों का एक समूह शोर का पीछा करते हुए लाश तक पहुंच गया था और उसे खाकर नीचे बैठ गया था। इसके अलावा कोई अन्य सुराग नहीं मिला। टॉमी भी आ गया था और उसने जैक के कान में कुछ शब्द फुसफुसाए, जिससे जैक ने सिर हिलाया और फिर ताओ यू की ओर मुड़कर कहा, भाई क्षमा करें, लेकिन हमें आपके कमरे के अंदर देखना होगा। जरूर। जैक ने कोई औपचारिकता नहीं निभाई और सीधे ताओ यू के कमरे में चला गया। खिड़की पर खुरदरे लकड़ी के तख्तों को अपने हाथ से महसूस किया और उस जगह पर टॉर्च की रोशनी डाली जहां कीलें ठोकी गई थीं। कोई निशान न पाकर उसने आखिरकार राहत की सांस ली, लेकिन फिर उसकी अभिव्यक्ति फिर से गंभीर हो गई। आज का दिन बहुत अजीब रहा। पहले 3 लोग हवा में गायब हो गए, फिर शाओलिन पर क्रूरता से हमला हुआ। अब से हमें रात में जितना संभव हो सके उतना साथ रहना होगा। अरे, हमें तो कोई अंदाजा ही नहीं कि वे ये सब कैसे कर रहे हैं। टॉमी भी उस समय उतना ही उदास था। ये सर्वनाश था। सुराग इकट्ठा करने के लिए उच्च तकनीक वाले जांच उपकरण उपलब्ध नहीं थे और ताओ यू कुछ गलतफहमियों और परेशानियों से बचने के लिए अस्थायी रूप से खेल रहा था। हम केवल निष्क्रिय रूप से ही बचाव कर सकते हैं या शायद किसी अन्य स्थान पर चले जा सकते हैं। एक सुनाई स्थानांतरण करना जितना आसान था उतना करना नहीं था। 7 महीने बाद यह उन स्थानों में से एक था जिसे उन्होंने चुना था। अन्य किसी बात का उल्लेख तो न करें, प्रवास मार्ग पर लाशें ही बहुत बड़ी सिरदर्द थी, जिसका अर्थ था मृत्यु और चोट।
वयस्क पुरुष तो फिर भी इससे निपट सकते हैं, लेकिन बुजुर्ग, कमजोर और बीमार लोगों के लिए इससे निपटना बहुत मुश्किल होगा। भाई झांगवे, क्या संभावना है कि कंपनी का सभा स्थल वास्तविक है? जैक ने फिर सवाल उठाया। ताओ यू ने जिस सभा स्थल की बात की थी, उसे अन्य लोगों ने महज बातचीत के रूप में लिया। इसे केवल सूचना एकत्र करने के रूप में लिया जा सकता था, और वे निश्चित रूप से ताओ यू के शब्दों पर सिर्फ उसके निराधार दावों के कारण भरोसा नहीं करेंगे। भले ही वे सचमुच ताओ यू की बात पर विश्वास करते हों, फिर भी वे अल्पावधि में इस अपेक्षाकृत सुरक्षित आधार को छोड़ने पर निश्चित रूप से विचार नहीं करेंगे। एड्स बाय पब फ्यूचर। लेकिन आज की घटनाएं जैक के दिमाग पर भारी पड़ रही थीं। 3 स्वस्थ शरीर वाले लोग हवा में गायब हो गए, और फिर काओ शाओलिन की रात के अंधेरे में हत्या कर दी गई। यदि उन्हें लगातार इस तरह के तनावपूर्ण माहौल में रहना पड़े, लाशों, भोजन और रात के हमलों की चिंता में, तो वे वास्तव में लंबे समय तक नहीं रह पाएंगे। एक बस्ती तो अवश्य ही बनेगी, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि यह यहाँ के नजदीक बन पाएगी। यह ऐसी चीज नहीं है जिसे मैं अकेले प्रभावित कर सकूं। हालांकि मैं आपको स्थान बताने का वादा कर सकता हूं। नए सभा स्थल को निश्चित रूप से लोगों की जरूरत होगी। ताओ यू ने जैक के विचारों को मोटे तौर पर समझ लिया और उसे धोखा नहीं दिया। ठीक है, हम कल सुबह सबसे पहले निकलेंगे। जैक ने आंखें बंद करके सिर हिलाया, मानो उसने अपना मन बना लिया हो। यद्यपि उसके चेहरे पर एक निशान था जिससे वह कुछ हद तक खूंखार लग रहा था, फिर भी यह कहना होगा कि यह लड़का वास्तव में दूसरों के लिए जोखिम उठाने को तैयार था। शायद उसने इन लोगों को आश्रय देने के बदले में उल्कापिंड को पुण्य के रूप में उपयोग करने का विचार भी मन में रखा था। अगली सुबह ताओ यू और जैक ने पहले से ही साधारण तैयारियां कर ली थीं। चूंकि वे दोनों ही इधर उधर घूमने में बहुत सक्षम थे, इसलिए उनके लिए खुद के लिए भोजन ढूंढना कोई बड़ी समस्या नहीं थी, इसलिए वे ज्यादा कुछ नहीं लाए। इसके बजाय जैक लगातार टॉमी को सावधान रहने वाली बातों के बारे में याद दिला रहा था। टॉमी और सेनके के अलावा सभा स्थल पर मौजूद बाकी लोगों ने जैक के जाने पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वे इस बात को लेकर अधिक चिंतित थे कि आज वे क्या खाएंगे। बॉस, हम आपके साथ क्यों नहीं चलते? सेनके और मैं आपको रोकेंगे नहीं। टॉमी कुछ चिंतित था, हालांकि उसके गंजे सिर पर टैटू थे और चेहरा मांसपेशियों से भरा था। वह जैक से पूरी तरह सहमत था। कोई जरूरत नहीं। कल जो हुआ उसके बाद हमें अगले कुछ दिनों में अतिरिक्त सावधानी बरतने और सुरक्षा पर ध्यान देने की जरूरत है। जैक ने जाने से पहले रुकने और जांच करने के अपने फैसले में कोई कमी नहीं छोड़ी। अगर उन्हें पता नहीं चलता, तो क्या उन्हें कभी नहीं जाना चाहिए था और खाना खत्म होने तक बस बैठे रहना चाहिए था? जब आवश्यक हो तो निर्णायक रूप से कार्य करें। बॉस, आकर देख लीजिए। मैं पहले काओ शाओलिन के शरीर की देखभाल करने के लिए नीचे गया था, लेकिन मैंने पाया कि उसकी लाश को खाया नहीं गया था। वे बस जाने ही वाले थे, लेकिन काले आदमी सेनके के शब्दों ने जैक और ताओ यू दोनों को झिझकने पर मजबूर कर दिया। वे जल्दी से सीढ़ियों से नीचे उतरे। हालांकि होटल की सीढ़ियां कुछ हद तक गंदी और धुंधली थीं और रेलिंग धूल से ढकी हुई थी, जो राइनाइटिस से पीड़ित किसी व्यक्ति के लिए सिरदर्द पैदा कर सकती थी। होटल के अंदर लाशों से निपटा जा चुका था और आपूर्ति बहुत पहले ही लूट ली गई थी, इसलिए नीचे जाना घटना रहित था। जब वे सीढ़ियों के नीचे लॉबी में पहुंचे तो वे थोड़ा अधिक सतर्क हो गए और बिना कोई शोर मचाए चुपचाप आगे बढ़ गए। होटल के दरवाजे बंद कर दिए गए थे। लॉबी में रखे विभिन्न सोफे, अलमारियां, कुर्सियां तथा कुछ लकड़ी के तख्तों को बाहर निकालकर उसे वायुरोधी बना दिया गया था। अंदर जाने के लिए केवल एक छोटा सा दरवाजा था। होटल के दूसरी तरफ एक घंटी लगी हुई थी जिसे एक तार खींचकर बजाया जा सकता था। जब भी कोई इस दरवाजे से बाहर निकलना चाहता था, तो वह घंटी को खींचकर ज़ॉम्बी को अपनी तरफ आकर्षित करता था। इसके आगे रेलिंग वाला एक छोटा बगीचा था और पीछे एक दरवाजा था जिसका उपयोग वैकल्पिक सुरक्षित मार्ग के रूप में किया जाता था। इस समय काओ शाओलिन की लाश को सेनके ने घसीटकर अंदर लाया था और उसे उस छोटे से बगीचे में रख दिया था। ऐसा लगता था कि उसे दफनाने की तैयारी में रखा गया था। बगीचे में मौजूद कई छोटे छोटे टीलों से यह स्पष्ट था कि यह पहली बार नहीं था। काओ शाओलिन की एक आंख गहरे लाल रंग के खूनी गड्ढे में बदल गई थी और उसकी दूसरी आंख मौत के कारण खुली हुई थी। उसके सिर पर खून के धब्बे उसके बालों में उलझ गए थे और आपस में चिपक गए थे। लेकिन मुख्य बात यह थी कि उसके कपड़े लाशों द्वारा लगभग पूरी तरह से फाड़ दिए गए थे। उसका शरीर काटने के निशानों से ढका हुआ था, फिर भी आश्चर्यजनक रूप से ये लगभग बरकरार था। वे उसके मांस में गड़े हुए कई दांत भी देख सकते थे। ये है
जैक चौंक गया। उसने अपने दस्ताने उतारे और काओ शाओलिन की कठोर लाश को दबाया, फिर अपना खंजर निकाला। माफी मांगने के लिए अपने हाथों को एक साथ लाने के बाद उसने काओ शाओलिन के शरीर को काटना शुरू कर दिया। इसे काटना गाय के चमड़े से भी अधिक कठिन था, चीरा लगाने के लिए बल की आवश्यकता थी। ताओ यू भी मन ही मन घबरा गया था। कल से ही इस जीव की विस्फोटक शक्ति और जीवन शक्ति पहले से ही भयावह थी, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि मृत्यु के बाद भी शरीर इतना कठोर रहेगा। वह भालू के रूप में देवत्व पर निर्भर था, अपने स्थानीय रक्षा को बढ़ाने के लिए 5 रूपों को एक के रूप में का उपयोग करता था, जो कि इससे थोड़ा बेहतर था। फिर भी इस आदमी का निष्क्रिय शरीर ऐसी स्थिति में पहुंच गया था। शुक्र है कि उनके पास कई रणनीतियां थीं और उनकी चोटों ने उनकी स्थिति को प्रभावित नहीं किया, अन्यथा यदि वे कल रात प्रतिद्वंद्वी पर हावी नहीं हो पाते और उसे वापस लड़ने का मौका नहीं देते तो स्थिति भयावह हो सकती थी। इसकी तुलना में यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि लाश के दांत और काटने से उसका शरीर टुकड़े टुकड़े नहीं हो सका। अविश्वसनीय, शाओलिन इतना मजबूत था। कल रात गहन जांच के लिए समय नहीं मिला था, लेकिन अब जब जैक ने करीब से देखा और खोपड़ी में गोली के टुकड़े पाए, तो वह और भी अधिक हैरान हो गया। क्या गोलियां पूरी तरह से अंदर तक नहीं पहुंची थीं? हालांकि जैक ने स्वयं भी ज़ॉम्बी को मारकर ताकतवर बनने की राह पर चलना शुरू कर दिया था, फिर भी तुलना से पता चला कि वह अभी भी बहुत पीछे था। ये तुरंत उसके दिमाग में आया कि काओ शाओलिन मजबूत होने के लिए लाश को मारने में सक्षम हो सकता है। लेकिन अगर वह इतना शक्तिशाली था तो इतना चुप क्यों रहा? इसका कोई मतलब नहीं था और वह इसे समझ नहीं सका। और ऐसे अमानवीय शरीर वाले व्यक्ति की मृत्यु कैसे हो सकती है? इन कुछ दिनों में जब मैं बाहर रहूंगी तो कोशिश करो कि सामान की तलाश न करो। पूरी तरह से सतर्क रहो। रास्ते में मैं हमारे बसने के लिए एक नई उपयुक्त जगह की भी तलाश करूंगी। जैक को संदेह होने लगा कि काओ शाओलिन के कुछ और इरादे हो सकते हैं, लेकिन अंत में उसने सभा स्थल पर लोगों की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। फिर वह ताओ यू की ओर मुड़ा और कहा, भाई झांक, चलो चलें। हमारे पास एक संशोधित वाहन है, मेरे पीछे आओ। गैराज में एक वाइन रेड रैप्टर पिकअप धूल से ढकी हुई थी, जो स्पष्टतः काफी समय से धुलवाई नहीं गई थी। लेकिन अपने प्रभावशाली आकार, 6 मीटर लंबाई, 2 मीटर चौड़ाई और ऊंचाई तथा 35 इंच के टायरों के कारण पिकअप में अभी भी जंगलीपन का एहसास था। स्पष्ट संशोधनों जैसे कि सामने की ओर वेल्डेड धातु की पट्टियां और खिड़कियों पर तार की जाली ने वाहन को बंजर भूमि जैसा लुक दे दिया। एकमात्र समस्या यह है कि इसमें ईंधन की काफी खपत होती है, लेकिन फिलहाल हमारे पास ईंधन की कमी नहीं है। जैक ने ट्रक की जांच करते हुए हल्की सी आह भरी। वायरस का प्रकोप अचानक आया था, बहुत से लोग मारे गए, बहुत कम लोग बचे। हालांकि 7 महीने बीत चुके थे, लेकिन पूरे शहर में गैसोलीन आसानी से मिल गया। ईंधन समय के साथ खराब हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादातर सिर्फ इंजन को ही नुकसान पहुंचता है। प्रलय के बाद की दुनिया में कोई भी इतना विशेष नहीं हो सकता। घर में बने गैसोलीन आग लगाने वाले बम हमेशा से उनके लिए एक प्रभावी हथियार रहे हैं। चलो पहले कुछ खाने के लिए खोजते हैं। हम पहले ही नजदीकी सीमा के भीतर अधिकांश स्थानों पर खोज कर चुके हैं, और अन्य बचे हुए लोगों ने भी शायद ऐसा ही किया होगा। आजकल भोजन ढूंढना आमतौर पर कुछ मुश्किल होता है। भोजन वह पहली चीज थी जिसके बारे में जैक ने सोचा, और ताओयू ने भी ऐसा ही महसूस किया। उसने पिछली रात हुई एक छोटी सी झड़प से उबरने के लिए कुल 4 QE रिप्लेनिशिंग गोलियां इस्तेमाल कर ली थीं, इसलिए भोजन प्राप्त करना उसकी प्राथमिकता थी। हम दोनों को सामान ले जाने की परेशानी से परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसलिए इसे ढूंढना आसान होगा। इससे पहले जैक को आपूर्ति ले जाने के लिए एक टीम का नेतृत्व करना पड़ता था, जिससे शांति और समन्वय सुनिश्चित करना बहुत कठिन हो जाता था। अब केवल वे दोनों ही थे, वे अपना बैग भरकर निकल सकते थे। इसके बाद जैक ने पिकअप ट्रक स्टार्ट किया, जो तेजी से चलने लगा और सड़क पर दौड़ पड़ा। कई ज़ॉम्बी को प्रतिक्रिया करने का भी समय नहीं मिला और उन्हें किनारे कर दिया गया। कुछ लोग जो सड़क को अवरुद्ध कर रहे थे, उन्हें बस टक्कर मार दी गई। यात्री सीट पर बैठे हुए ताओयू को टक्करों के कारण कभी कभी झटके महसूस हुए और उसे एहसास हुआ कि सामान्य परिस्थितियों में उनकी यात्रा में खतरा इतना अधिक नहीं होना चाहिए। लेकिन रुकने के बाद ज़ॉम्बी को कैसे दूर भगाया जाए, यह एक और समस्या थी। वह पेट्रोल पंप कहाँ है जिसके बारे में वे 3 लोग बात कर रहे थे? क्या तुम वहां जाकर देखने की सोच रहे हो? ताओयू ने सहजता से पूछा।
मैं अभी वहां जाने की योजना नहीं बना रहा हूं, वहां अन्य खतरे भी हो सकते हैं। मैंने पहले भी कुछ स्थानों पर स्टॉप देखा है। वे थोड़े अधिक चुनौतीपूर्ण हैं, लेकिन हम उनमें से किसी एक पर जाकर अपनी जरूरत की चीजें ढूंढ सकते हैं। एक बार जब हम ऐसा कर लेंगे तो हम रेगिस्तान से होते हुए लास वेगास के केंद्र का चक्कर लगा सकते हैं और सीधे सैन्य अड्डे की ओर जा सकते हैं। हमारे पास ट्रंक में अतिरिक्त ईंधन है और टायर रेत के लिए अच्छे हैं, इसलिए हमारी रेंज पर्याप्त से अधिक होनी चाहिए, जैक ने एक रेस कार चालक की तरह सहजता से गाड़ी चलाते हुए उत्तर दिया। महान। ताओ यू ने सांस छोड़ी, फिर काओ शाओलिन से मिली सोने की पिस्तौल निकाली और उससे खेलने लगा। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने कहा, मैं ही वह व्यक्ति था जिसने काओ शाओलिन की हत्या की थी। NOLB-JAN.CO। ताओ यू के इस खुलासे से जैक का गाड़ी पर से नियंत्रण लगभग छूट गया। गाड़ी डगमगाने लगी, लेकिन वह उसे फिर से संभाल नहीं पाया। उसने न तो चिल्लाया और न ही गाड़ी रोकी, बल्कि भारी, गंभीर आवाज में पूछा, क्यों? क्योंकि मैंने उसे पहले भी देखा था। वह एक शक्तिशाली विकृत व्यक्ति था जिसे हत्या करने में आनंद आता था। तुमने आज उसके शरीर की भी जांच की। अगर मैंने उस पर अचानक हमला नहीं किया होता, तो संभावना है कि मैं ही मरता। ताओ यू ने अपना सिर घुमाकर जैक की ओर देखा। क्या आप मुझ पर विश्वास करते हैं? केबिन में एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया, केवल इंजन की गर्जना की आवाज सुनाई दे रही थी। मुझे तुम पर विश्वास है। तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं थी, जैक ने कुछ देर रुकने के बाद जवाब दिया। उसकी आवाज में उदासी की झलक थी। उसने खुद को ताओ यू की जगह रखकर देखने की कोशिश की। अगर उसने जो कहा वह सच था, तो कोई अच्छा समाधान नहीं दिख रहा था। यदि उसने जैक से इस बारे में चर्चा करने की कोशिश की होती तो क्या जैक उस समय उस पर विश्वास करता? जैक ने अब ताओ यू पर इसलिए विश्वास किया क्योंकि उसने काओ शाओलिन के शरीर को देखा था और मृत्यु के बाद भी उसकी शक्तिशाली आभा को महसूस किया था। जैक का जवाब सुनने के बाद ताओ यू ने भी हल्की मुस्कान दिखाई। काओ शाओलिन के शरीर के बारे में जैक के संदेह को देखते हुए उसने अपनी योजना को तुरंत बदल दिया था। आपसी विश्वास बनाने में समय लगता है। दरअसल जब ताओ यू ने पहली बार झांग वेई के साथ मिलकर काम किया था, तो उन्होंने भी उनके बीच कुछ विश्वास बनाने की कोशिश की थी। उसने झांग वेई को बेसिक ब्रीदिंग टेक्निक सीखने में भी मदद की थी, लेकिन इन सिटी के दो लोगों के सामने आने के बाद झांग वेई के रवैये में आए बदलाव ने ताओ यू को इस विचार को सिरे से खारिज करने पर मजबूर कर दिया। हर किसी के अपने विचार और रुचियां होती हैं और यह पूरी तरह से उचित है। हालांकि विश्वास का स्तर इस बात को प्रभावित करता है कि सहयोग किस हद तक संभव है। ताओ यू ने फिर से सुनहरी बंदूक रख दी। वारलॉर्ड का साइडआर्म कवच भेदी, सटीकता और स्वमरम्मत प्रभावों के साथ आता है। ये धारक की आत्मा की धारणा को भी बढ़ाता है, जिससे द्वेष का पता लगाने और रहस्यमय संस्थाओं के प्रति धारणा की एक डिग्री प्रदान करने की अनुमति मिलती है। इसे स्टैक किया जा सकता है और युआन बल की 1080 इकाइयों के लिए अवशोषित किया जा सकता है। ताओ यू के पास सटीक बैलिस्टिक प्रभाव वाली एक हैंडगन थी, लेकिन काओ शाओलिन का सामना करते समय इसकी कमियां स्पष्ट हो गईं, यहाँ तक कि उसकी देवीकृत शूटिंग तकनीक के आध्यात्मिक प्रभाव के बावजूद ये पूरी क्लिप फायर करने के बाद बमुश्किल उसे मारने में कामयाब रही। और वह तो सिर्फ काओ शाओलिन था। अगर उसका सामना किसी और भी ताकतवर से होता, तो क्या इसका मतलब सिर्फ तुरंत हार नहीं होता? इस सरदार की साइडआर्म निस्संदेह ताओ यू की मारक क्षमता का पूरक थी, और स्टैकेबल स्पिरिट परसेप्शन संभवतः काओ शाओलिन के समान परसेप्शन क्षमता का एक भौतिक प्रकटीकरण था। यह इस क्षमता और क्रेन के आकार की आत्मा धारणा के साथ तालमेल की वजह से था कि ताओ यू जैक के पिछले शब्दों में ईमानदारी महसूस कर सकता था। वह वास्तव में विश्वास करता था कि ताओ यू ने क्या कहा था। इस मुठभेड़ ने थोड़े आत्मसंतुष्ट ताओ यू के लिए एक चेतावनी का काम किया। शैडो इवेशन सर्वशक्तिमान नहीं था। कवच भेदन और परिशुद्धता के अलावा स्वमरम्मत सुविधा भी काफी प्रभावशाली थी। क्षतिग्रस्त होने पर बंदूक की मरम्मत के अलावा सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये था कि जब मैगजीन खाली हो जाती थी, तो ये स्वचालित रूप से प्रति मिनट एक हवाई गोली भर सकती थी, जिसका प्रभाव सामान्य गोली के समान ही था, लेकिन इसे निकाला नहीं जा सकता था। 14 राउंड की मैगजीन को लगभग हर 15 मिनट में रिफिल किया जा सकता है। गोलियां महंगी होती हैं और वे बैग में काफी जगह भी घेरती हैं। हालांकि प्रति मिनट एक गोली से ताओ यू की अतिरिक्त गोला बारूद पर निर्भरता में कोई महत्वपूर्ण कमी नहीं आई, लेकिन इससे उसे सामान्य दिनों में कम शक्तिशाली जीवों को मारते समय अपनी बंदूक चलाने का आत्मविश्वास मिला। ये निश्चित रूप से एक उत्कृष्ट उपकरण माना गया।
यद्यपि इसने केवल 1000 युआन बल से कुछ अधिक ही अवशोषित किया, परंतु इसका वास्तविक मूल्य निश्चित रूप से बहुत अधिक था। आखिरकार नायक तो नायक ही होता है। पाइनियर्स के बीच ऐसा किरदार मिलना मुश्किल है। शायद भरोसे की एक प्रारंभिक नींव स्थापित हो चुकी है। जैक को देखकर, जो अपनी उभरी हुई नाक से गाड़ी चला रहा था, ताओयू के मन में कुछ विचार कौंधे। कुछ क्षण सोचने के बाद उन्होंने आगे कहा, वास्तव में आपके शरीर की युआन बल को अवशोषित करने की क्षमता के बारे में आपको जल्द ही या बाद में कुछ समाचार सुनने को मिलेंगे। मुझे लगता है कि मुझे आपको अभी बता देना चाहिए। जैक ने जो भरोसा दिखाया और ये तथ्य कि ताओयू को किसी भी तरह की दुर्भावना का एहसास नहीं हुआ, उसके दिल को खुश कर गया। हालांकि उसने सोने के सिक्कों के लिए जैक को उड़ाने के बारे में सोचा था, लेकिन इरादे से ज्यादा काम बोलता है और आखिरकार उसने कोई कदम नहीं उठाया था। और चूंकि उसने जैक के साथ मिलकर एक अस्थायी टीम बनाने का निर्णय लिया था, इसलिए उसे लगा कि वह जैक को पहले से सूचित कर सकता है। आखिरकार ये जानकारी उसके लिए बेकार थी और जैक को अंततः ये पता चल ही गया। युआन फोर्स। इस समय जैक ने ताओयू के पहले के शब्दों को पूरी तरह से पचा नहीं पाया था। उसका दिल अभी भी अशांत था, लेकिन ताओयू के मुंह से यह बात सुनकर उसे स्पष्ट रूप से लगा कि एक बड़ा रहस्य उजागर होने वाला था। हाँ, युआन फोर्स, ये हमारे लिए और आप जैसे चिल्ड्रन ऑफ डेस्टिनी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दक्षिण में स्थित हाईलैंड्स और रेन फॉरेस्ट, जिनके बारे में आप पहले से ही जानते हैं, वास्तव में अलग अलग दुनियाएं हैं। अप्रत्याशित पाइनियर्स की तुलना में इस तरह का नायक सेटअप स्पष्ट रूप से अधिक विश्वसनीय था। रसातल, विश्व के टुकड़े, युआन बल। ज़ट पिकअप ट्रक एक खाली पार्क में रुका, अस्त व्यस्त घास के बीच से रास्ता बनाता हुआ। जैक अंततः खुद को और अधिक रोक नहीं सका। उसने लाशों को धीरे धीरे अपने पास आने दिया और अपनी सीट पर पीछे झुककर अपनी कनपटी को रगड़ने लगा। तो, जो 3 लोग गायब हो गए, क्या वे पाइनियर्स थे जिनका तुमने उल्लेख किया था? क्या काओ शाओलिन भी उनमें से एक थे? वे तीनों वास्तव में पाइनियर्स थे, लेकिन उनका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। काओ शाओलिन आपके समान ही होंगे, सिवाय इसके कि आप नायक हैं और वह खलनायक है। ताओयू ने एक उदाहरण दिया, जिससे जैक के चेहरे पर कड़वी मुस्कान आ गई। अब तो इसमें नायक भी है और खलनायक भी। उफ, कितना सिरदर्द है। उन लोगों की तुलना में जो युआन बल का उपयोग भी नहीं कर सकते, आप अच्छा कर रहे हैं। केवल मजबूत बनकर ही आप इस वातावरण में जीवित रह सकते हैं। ठीक है, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे ये सब बताया। चलो पहले कुछ खाने का इंतजाम करते हैं। जैक ने कार का दरवाजा खोला, वाहन की छत से एक फावड़ा निकाला और कुछ तेज हरकतों के साथ पास आ रहे लाशों के सिर काट दिए, जिससे उनके सिर उड़ गए। उनकी ताकत वास्तव में औसत व्यक्ति से कहीं अधिक थी। ये देखते हुए कि उसे एक सैनिक राजा के रूप में डिजाइन किया गया था और वह 7 महीनों से युआन बल को अवशोषित कर रहा था, जैक की ताकत कमजोर नहीं थी। कोई आश्चर्य नहीं कि वह पहले से ही अलग महसूस कर रहा था, भले ही ज़ॉम्बी ने केवल थोड़ी मात्रा में युआन बल प्रदान किया हो। हालांकि जैक और उसके जैसे लोग पाइनियर्स की तरह स्तर नहीं बढ़ा सके, लेकिन युआन फोर्स को अवशोषित करने की उनकी दर अधिक होनी चाहिए। फुर्तीले व्यक्ति पार्क में एक सूखे पेड़ से स्कूल की परिधि की दीवार पर कूद पड़े, फिर फुर्ती से धक्का देकर आसानी से उस पर चढ़ गए। स्कूल का खेल का मैदान अव्यवस्थित था, जमीन पर सूखे खून के धब्बे और मांस के टुकड़े चिपके हुए थे, तथा बाहर की सड़कों की तुलना में वहां अधिक संख्या में लाशें थीं, तथा स्कूल के बुलेट प्रूफ गेटों से सब कुछ अवरुद्ध था। वे फैले नहीं थे, इसलिए ये स्थान आम बचे लोगों के लिए वर्जित था। स्कूल सुपरमार्केट के बाहर स्कूल यूनिफॉर्म पहने एक महिला ज़ोंबी, जिसके चेहरे पर पहले से ही पीली हड्डियां दिख रही थीं, कभी कभी अपनी जगह पर हिलती डुलती रहती थी। लेकिन अगले ही क्षण एक फावड़ा उसके सिर पर आकर गिरा, जिससे कुछ चिपचिपा तरल पदार्थ छलक गया। उसी समय जब ज़ोंबी गिरने ही वाला था, जैक ने उसके गिरने की आवाज को कम करने के लिए अपने पैर से हस्तक्षेप किया। ताओयू और जैक, जो दोनों ही बहुत गतिशील थे, के लिए ज़ॉम्बी से बचना और स्कूल में प्रवेश करना कठिन नहीं था। उन्हें ज़ॉम्बी की आदतों की स्पष्ट समझ थी और उन्होंने आसानी से मौन समन्वय स्थापित कर लिया। हल्के और चुपचाप चलने के लिए ताओयू ने अपना हेलमेट भी नहीं पहना था और जैक ने अपने गियर को यथासंभव कम कर दिया था। उनकी गतिविधियां ध्वनिहीन थीं। 7 महीने बीत चुके थे और हालांकि सुपरमार्केट में थोड़ी अव्यवस्था थी, अलमारियां अभी भी सामान से भरी हुई थीं, बस कुछ सामान फर्श पर बिखरे हुए थे। ये स्पष्ट था कि शुरू से अंत तक किसी ने इस स्थान का संरक्षण नहीं किया था। प्रवेश द्वार पर पहले से ही हटाए गए कुछ लाशों के अलावा
सुपरमार्केट के अंदर अभी भी लगभग 7 या 8 लाशें थीं। सावधान रहना कि वे अलमारियों को गिरा न दें, अन्यथा हमें समय से पहले भागना पड़ेगा, जैक ने फावड़ा पकड़ते हुए फुसफुसाया। ताओ यू ने बिना कोई आवाज किए बस सिर हिला दिया। मैं बाईं ओर जाऊंगा, तुम दाहिनी ओर जाओ। जैक ने ताओ यू को कई बार हाथ के इशारे से संख्याएं और दिशाएं बताईं। ताओ यू ने भी अपना हाथ उठाया और ओके का इशारा किया। डांग टिल्ड, क्लिक करे टिल्ड, अफेट टिल्ड। दोनों के हाथ में फावड़ा और टेढ़ा चाकू था, उनकी हरकतें साफ और स्पष्ट थीं। इसके अलावा उन्होंने दिशाओं को अच्छी तरह से नियंत्रित किया, जिससे ज़ॉम्बी को अलमारियों को गिराने से रोका जा सका। उन्होंने सुपरमार्केट में मौजूद सभी ज़ॉम्बी को आसानी से खत्म कर दिया। इसके अलावा उन्होंने अंदर और बाहर अच्छी तरह से जांच की, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी व्यक्ति अचानक बाहर आकर शोर न मचाए। एक बार जब उन्हें यकीन हो गया, तो उन्होंने जल्दी से अपने बैग में विभिन्न उच्च ऊर्जा वाले खाद्य पदार्थ भर लिए। स्निकर्स, चॉकलेट, बिस्कुट, डिब्बाबंद भोजन और कुछ स्पोर्ट्स ड्रिंक्स उनके बैग में भरे रहते थे। ताओ यू ने तो सामान पैक करते ही सीधे ही खाना खा लिया। निगलने की संशोधित तकनीक ने न केवल पाचन को तीव्र किया और विष के प्रति प्रतिरोध क्षमता प्रदान की, बल्कि इससे ऊर्जा भंडार में भी वृद्धि हुई, जिसे पहले से संग्रहित किया जा सकता था। भोजन की प्रचुरता को देखते हुए स्वयं को सर्वोत्तम स्थिति में रखना निश्चित रूप से सही विकल्प था। जैक, जो ताओ यू के पास खड़ा था, उसके पेटू खाने को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। वह सचमुच बहुत खा सकता था। फिर जब वह ताओ यू का बैग पैक करने में मदद कर रहा था, जैक उसके करीब आया और फुसफुसाया, क्या ये वही युआन बल सुदृढ़ीकरण कौशल है जिसके बारे में आप बात कर रहे थे? हम टिल्ड। अपने गालों को फुलाकर चबाते हुए ताओ यू ने सकारात्मक स्वर में गुनगुनाया और सिर हिलाया। फिर उसने अपना सिर झुकाकर जैक की ओर देखा और कुछ क्षण तक सोचता रहा। शायद वह जैक को बुनियादी श्वास विधि, यहां तक कि वानलियू स्टांस कौशल और मायरियड स्ट्रीम्स 5 फॉर्म्स सिखाने की कोशिश कर सकता है। जैक उन युआन फोर्स कौशल को आत्मसात नहीं कर सका, लेकिन जिन कौशलों का अभ्यास किया जा सकता है, उनसे निश्चित रूप से उसे कोई समस्या नहीं होगी। सच तो यह है कि बाहरी इलाकों में स्थित डोजो में कौशल के बाहरी संचरण को रोकने के लिए सख्त उपाय नहीं थे। जब तक कि सीखने वाले प्रशिक्षु डोजो के नाम पर दूसरों को खुलेआम शिक्षा नहीं देते थे तथा इसे अपने मित्रों और परिवार के लिए निजी रखते थे, तब तक ये चिंता का विषय नहीं था। बाहरी लोग अपने कौशल को बहुत महत्व देते थे, साथ ही उचित निपुणता के बिना कौशल का अभ्यास करने से चोट लग सकती थी या श्वास तकनीक के मामले में आंतरिक अंगों को नुकसान पहुंच सकता था। गुप्त अभ्यास में लोगों के अपंग होने के मामले सफलताओं की तुलना में कहीं ज्यादा थे। ताओ यू ने केवल अपने बड़े भाई के मार्गदर्शन में बेसिक ब्रीदिंग मेथड में प्रशिक्षण लेने का साहस किया था। इसलिए बिना किसी संपर्क के साधारण लोग, जो सीखने के लिए भुगतान करने को तैयार हैं, वे अभी भी मुख्य रूप से डोजो पर ही निर्भर रहेंगे। यही कारण था कि वानलियू डोजो ने अपने उत्कृष्ट छात्रों को डोजो से जोड़ा। एड्स बाय पब फ्यूचर। हालांकि ताओ यू की कई कौशलों में दक्षता अधिक नहीं थी, देवत्व द्वारा लाई गई समग्र जागरूकता के कारण उसे लगा कि वह कम से कम जैक को शुरुआत करने में मदद कर सकता है। वास्तविक सद्भावना के लिए मुफ्त ज्ञान का व्यापार करना एक अच्छा सौदा लग रहा था। यदि जैक बाद में समझौते में पैर जमाने में कामयाब हो जाता है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि उसे समर्थन का एक अतिरिक्त स्रोत मिल जाएगा। क्या आप मुझे सिखाने को तैयार हैं? आपूर्ति के साथ पिकअप की चालक सीट पर वापस आकर जैक भी उत्साहित लग रहा था, यहाँ तक कि उसने अपने हाथ उठाने और अपनी ओर से कुछ इशारे करने भी शुरू कर दिए थे। चूंकि आप उल्कापिंड को खोजने के लिए मेरे साथ जाने का जोखिम उठाने को तैयार हैं, इसलिए कुछ कौशल सिखाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप उन्हें सीख सकते हैं या नहीं, यह आप पर निर्भर है। ताओ यू उदासीन था। NOWELL-BE-IN.COM। हाँ, धन्यवाद भाई, तुम बहुत अच्छे हो। याद रखें, यदि भविष्य में आपको किसी सभा स्थल पर कौशल सीखने का मौका मिले, तो औपचारिक स्थल ढूंढने का प्रयास करें, अन्यथा यदि आप गलत तरीके से प्रशिक्षण लेते हैं या अपनी क्षमता को बर्बाद करते हैं, तो ये परेशानी भरा होगा। जैसे ही जैक ने पिकअप शुरू की, ताओ यू ने उसे फिर से सावधानी के साथ याद दिलाया। वर्तमान में हमारा पूरा पायनियर समूह, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, हितों को प्राथमिकता देता है। आपको चीजों को संभालने के अपने तरीके को थोड़ा बदलने और अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। जैक ने ताओ यू की बातें सुनी, गाड़ी चलाते हुए हंसते हुए उसकी ओर देखा। भाई झांग वे, कोई बात नहीं, मैं पूर्व CIA
हूँ, इतना भोला नहीं हूँ, लेकिन फिर भी धन्यवाद। मेरा नाम ताओ यू है। चूंकि उसने एक दीर्घकालिक ऑपरेशन करने का निर्णय लिया था और इसकी आधारभूत तैयारी भी हो चुकी थी, इसलिए ताओ यू ने अब अपनी पहचान नहीं छिपाई। हाँ भाई ताओ यू, अब हम दोस्त हैं, है ना? सहज रूप में। दृढ़ता से पकड़ो, मैं गति बढ़ाने जा रहा हूँ। जैक ने गियर बदलना शुरू किया और गैस पर पैर रखा, जिससे वह राजमार्ग से उतर गया और सीधे गोभी पर जा चढ़ा, जिससे उसके पीछे धूल का एक निशान बन गया, जिससे बंजर रेगिस्तान में एक लंबा सांप जैसा पैटर्न बन गया। वाचालालायो। सूर्यास्त के समय चूंकि वे गोभी पर गति नहीं पकड़ सके तथा बीच रास्ते में टायर बदलने के बाद ताओयू और उनका समूह अंततः लास वेगास के केंद्र से आगे निकल गए। एड्स बाय पब फ्यूचर। धूल का गुबार उठाते हुए वे गोभी के राजमार्ग पर लौट आए और दूरी पर स्थित सैन्य अड्डे की ओर बढ़ चले। इस सैन्य अड्डे के बगल में विश्व स्तर पर कुख्यात प्रतिबंधित क्षेत्र एरिया 51 स्थित है। इसलिए यहाँ उल्कापिंड पर शोध करना बिल्कुल भी आश्चर्यजनक नहीं होगा। ये श्वास तकनीक सचमुच उपयोगी है। मुझे फिर से भूख लगी है। जैक का चेहरा उत्साह से चमक उठा जब उसने स्निकर्स बार का एक टुकड़ा खाया, लेकिन ये स्पष्ट था कि गाड़ी चलाते समय उसकी सांस की गति ताओयू के समान थी। जैक की मजबूत शारीरिक स्थिति और बिना किसी गलती के उसके आंतरिक अंगों को नुकसान पहुंचाने की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, इसलिए दोपहर के भोजन के ब्रेक के दौरान उसे पहले ही ताओयू के मार्गदर्शन में बुनियादी श्वास तकनीक में दीक्षित किया जा चुका था। उनकी प्रतिभा संदेह से परे थी। शायद इसमें युआन फोर्स के साथ निहित भाग्य की संतान होने का कुछ कारक भी शामिल था। कोई आश्चर्य नहीं कि काओ शाओलिन इतना शक्तिशाली था, और चूंकि उन्होंने सफलतापूर्वक पहल की थी, इसलिए बाकी सब सिर्फ परिचय और अनुकूलन की प्रक्रिया थी। अब जब तुमने दीक्षा ले ली है तो सुनिश्चित करो कि तुम गलत तरीके से सांस न लो। अगर तुम्हें दर्द महसूस हो तो तुरंत रुक जाओ, नहीं तो तुम्हें जीवन भर के लिए अंदरूनी चोट लग सकती है। ताओ यू ने फिर से चेतावनी दी, क्योंकि हर कोई उसकी तरह दर्द को नजरअंदाज नहीं कर सकता था, और ऐसे बहुत से लोग थे जिन्होंने खुद को बर्बाद कर लिया था और विकलांग हो गए थे। मुझे बिल्कुल भी असहजता महसूस नहीं हो रही है। अभी मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, ऊर्जा से भरपूर हूँ। क्या आपको यकीन है कि आगे सैन्य अड्डे पर कोई नहीं बचा है? अगर हम वहां पहुंचे और वहां कोई हमला न हो जाए तो क्या हम निशाना नहीं बन जाएंगे? मुझे यकीन है। इससे पहले कुछ बचे लोगों ने यहां से कुछ सैन्य हथियार ले जाने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें केवल लाशें ही मिली। इसके अलावा गोला बारूद डिपो में विस्फोट हो गया है। जैक ने सहजता से कहा। विस्फोट हुआ? क्या उल्कापिंड भी नहीं फटा? नहीं, यदि उल्कापिंड फट जाता तो आधार नष्ट हो जाता। जैक को उल्कापिंड की शक्ति का स्पष्ट ज्ञान था। यह एक ऐसी चीज थी जो एक हेंडेगन को मिसाइल स्तर का नुकसान पहुंचाने में सक्षम थी। सेना मूर्ख नहीं थी, बेशक उन्होंने इसे अलग से और सुरक्षित रूप से संग्रहित किया होगा। लेकिन उस समय ताओयू की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं और वह अचानक चिल्लाया, गाड़ी रोको। जैक को नहीं पता था कि ताओयू का क्या मतलब था, लेकिन उस समय उनके बीच मौन सहमति और विश्वास के कारण उसने ब्रेक लगा दिए, जिससे पिकअप राजमार्ग पर कुछ दूर तक घिसटती चली गई तथा स्पष्ट निशान पड़ गए। अपना सिर झुकाओ, सावधान रहो, आगे की जमीन कीलों से अटी पड़ी है। ये जानबूझकर किया गया होगा। ताओ यू ने जल्दी से आसपास के वातावरण पर नजर डाली और देखा कि कुछ लोग गोभी की ओर जाने वाले कई पुराने वाहनों के पीछे से झांक रहे थे। उनके हथियारों और पहनावे से ऐसा प्रतीत होता था कि वे या तो पाइनियर्स थे या फिर ऐसे लोग थे जिन्होंने पाइनियर्स की हत्या की थी और उनके उपकरण छीन लिए थे। वे पाइनियर्स हो सकते हैं। याद रखो मैंने तुमसे क्या कहा था, सतर्क रहो, बोलो मत, मैं बातचीत संभाल लूंगा। जैक को जल्दी से सलाह देते हुए ताओ यू ने कार का दरवाजा खोला और सतर्क रहते हुए दूसरी तरफ हाथ हिलाया और आम भाषा में जोर से पुकारा, अरे बड़े भाई, मैं स्थानीय हूँ, अपने ही लोगों में से एक।